बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? इतवार का दिन कैसा गुजरा आपका? मेरी तरह देर से तो नहीं उठे? जो देर से उठता है ना उसको नाश्ता नहीं मिलता। जो जल्दी उठता है ना उसको वो बीवी भेज देती है, जाके जाओ नान चने लेके आ जाओ, इतवार का दिन है। जस्ट टू सी यू फॉर हर रेगुलर एस्मा रिव्यू। चलिए, हमारी पुरानी पेशेंट है, आ गई। Her current regime consists of inhaled salbutamol as required and 200 micrograms of inhaled beclomethasone twice daily, यानी टोटल 400 मिलीग्राम्स उसको मिल रहे हैं। Over the past 2 months, she has been using her reliever inhaler, which is salbutamol, on a daily basis. In clinic, she appears well and her peak flow is 80% of predicted. ठीक है, नहीं क्लिनिक में ठीक है, लेकिन दिन के बाद किसी वक्त तबीयत खराब होती है तो रिलीवर यूज कर लेती है। फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन सेलेक्ट द सिंगल मोस्ट अप्रोप्रिएट नेक्स्ट स्टेप इन मैनेजमेंट। ऑप्शंस देखते हैं। एड अ ल्यूकोट्रिन रिसेप्टर एंटेगनिस्ट जो मोंटेल्यूकास्ट है। एड लॉन्ग एक्टिंग मस्करेनिक एंटेगनिस्ट लामा जैसे टाइयोट्रोपियम है। Add a long-acting thiophylline. Increase the dose of inhaled corticosteroid and short course of oral steroid. ठीक है, थोड़ा सा पेचीदा क्वेश्चन है। एक चीज जैसे रखिएगा, जो ऑप्शंस 5 होते हैं उसी में से आपने बेस्ट चूज करना पड़ता है। आइडियल्स की तलाश में ना रहें। आइडियल तो आपको न शोहर मिलता है, न बीवी मिलती है, न क्वेश्चन मिलता है। आइडियल को भूल जाए। बोले आज डॉक्टर नासिर पता नहीं क्या खा के उठे, नहीं कुछ खा के नहीं, जूते मुते भी नहीं खाए मैंने, ऐसे ही बता रहा हूँ। इसमें एक फिनोमेना इसके थे सिंगल बेस्ट आंसर्स। ठीक, पहले भी बताया था। सिंगल बेस्ट में जो ऑप्शन अवेलेबल है उसी में से चूज करना पड़ता है हमें। इन 5 में से चूज करें, ठीक है। आइडियल के पीछे नहीं जाना आपने। एक एक करके देख लें। ल्यूकोट्रिन रिसेप्टर एंटागनिस्ट हमेशा सेकंड लाइन पे आते हैं, फर्स्ट पे नहीं है, अदर चॉइसेस पे आते हैं। जो लामा है, लामा सीओपीडी के लिए बड़ी अच्छी है, एस्मा में उतना उसका रोल नहीं है। ठीक, लॉन्ग एक्टिंग थियोफाइलिन्स भी सेकंड लाइन की चीज है, थर्ड लाइन की चीज होती है, फर्स्ट लाइन नहीं देते बिकॉज ऑफ टॉक्सिसिटीज। इंक्रीज द डोज ऑफ इनहेल्ड स्टेरॉइड एंड शॉर्ट कोर्स ऑफ ओरल स्टेरॉइड्स। ठीक, ओरल स्टेरॉइड का शॉर्ट कोर्स थोड़ा सा रिस्की है। अगर वो एक्यूट एग्जासर्बेशन में हो तो, सीवियर अटैक्स में हो तो ठीक है, लेकिन ये तो अभी क्लिनिक में ठीक ही है ना। 80% ऑफ प्रेडिक्टेड पीक फ्लो और शी अपीयर्स वेल। ठीक, तो लॉजिकल आंसर ये है, जो स्टेरॉइड वो ले रही है बेक्लोमिथासोन 200 माइक्रोग्राम्स ट्वाइस डेली, यानी 400, विच इज अ लो डोज कॉर्टिकोस्टेरॉइड, हम उसको मीडियम डोज में ले जाते हैं, हाई में भी नहीं, मीडियम में ले जाते हैं। सो द लॉजिकल आंसर इज इंक्रीज द डोज ऑफ इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड। ये भी क्लियर हुआ? सही। दूसरी चीज जो क्लियर करने वाली वो ये है कि नाउ वी नो दैट द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एस्मा इज इन्फ्लेमेशन। तो इन्फ्लेमेशन के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी क्या है? स्टेरॉइड है। तो इनहेल्ड स्टेरॉइड, नॉट ओरल, inhaled is the first line treatment for asthma start from the start. Salbutamol is a reliever throughout the course of treatment, लेकिन जो inhaled steroid शुरू में स्टार्ट हो जाती है। ठीक, बस ये याद रखिएगा। और हमारे पास ऑप्शंस होते हैं मीडियम डोज एंड हाई डोज की। अब एस्मा कंट्रोल जहाँ जिक्र हुआ ना उनका कि डेली यूज करने की जरूरत पड़ जाती है इनको, तो वो आजकल जो सिवियरिटी ऑफ एस्मा को क्लासिफाई करते हैं या कंट्रोल करते हैं, वो करते हैं यूज ऑफ इनहेलर्स इन द पास्ट 1 month। ठीक, तो वो आपने देख लीजिएगा। सॉरी, ये शॉपर की आवाज। तो अगर किसी को डे टाइम सिम्टम होते हैं मोर देन ट्वाइस पर वीक, यूज ऑफ इनहेलर ट्वाइस अ वीक, या नाइट टाइम सिम्टम्स हो रहे हैं जिससे पेशेंट जाग जाता है, या एक्टिविटी लिमिट हो रही है, भाग नहीं सकता है, चल नहीं सकता, या ड्राइव नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि यार कंट्रोल नहीं है। तो क्लासिफाई से करते हैं, अगर कोई भी सिम्टम नहीं है, वेल कंट्रोल का मतलब है ऑल द सिम्टम्स ऑफ एस्मा आर कंट्रोल,
तो 0 सिम्टम, वेल कंट्रोल। अगर 1 या 2 सिम्टम है, हम बताए यार पार्टली कंट्रोल या पार्शियल कंट्रोल है। और अगर 3 या 4 सिम्टम्स हैं जो ऊपर दिए गए हैं, ठीक, तो हम बोलिए पुअर कंट्रोल। वेरी इजी। 0 मीन्स वेल कंट्रोल, 1 to 2 पार्शियल कंट्रोल, 3 to 4 पुअर कंट्रोल। सिम्टम्स क्या है? हफ्ते में 2 दफ़ा डे टाइम सिम्टम्स होते हो, या हफ्ते में 2 दफ़ा इनहेलर की ज़रूरत पड़ जाती हो सैल्बुटामॉल की, रात को अगर 1 दफ़ा भी हो जाता है, पेशेंट को जगा देता है, या एक्टिविटी लिमिट हो रही है, इनको एक नंबर दें और उसको निकाल दें। ठीक है, तो ये बताती है एस्मा कंट्रोल। ये 2019 की गाइडलाइंस है। अच्छा, जो जीना है इसने हमारा जीना हराम कर दिया। ठीक, जीना वाले सुनेंगे ना नाराज हो। With due respect to all the जीना, जीना stands for ग्लोबल इनिशिएटिव अगेंस्ट एस्मा। ठीक, तो ये एक ग्रुप है जो एडवाइजरी ग्रुप है, सारी दुनिया को एक गाइडलाइन देता है। 3-4 सालों से इन्होंने काफ़ी 17 में रिवाइज, 18 में रिवाइज, 19 में रिवाइज। अब मुझे तो डर है कोरोना ना होता शायद अभी भी रिवाइज करते हैं। बड़ी रैपिडली इन्होंने गाइडलाइंस चेंज कर दी और हमें तो घुमा के रख दिया। ठीक, अभी उसकी सबसे लेटेस्ट यही 19 जो है, उसकी पॉकेट बुक्स भी अवेलेबल है नेट पे, आपको दी भी गई हैं, आपके मटेरियल में है जीना गाइडलाइंस। अच्छा, इसको ज़रा समझें। वही स्टेप्स वही हैं अकॉर्डिंग टू सिवियरिटी, माइल्ड, इंटरमीडिएट, माइल्ड, परसिस्टेंट, मॉडरेट, सिवियर, लाइफ थ्रेटनिंग। 5 ग्रेड्स हैं, 5 स्टेप्स हैं। आप स्टार्ट करते हैं विद माइल्ड ट्रीटमेंट, धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं। ठीक, अब टेबल को जरा देखिएगा। टेबल में आप देख रहे होंगे मैंने रेक्टेंगल्स रेड रेड कलर के लगाए हैं। ठीक, जस्ट टू शो यू कि इसको समझें किस तरह से। इनिशियल 2 स्टेप्स आर एज नीडेड, फिर स्टेप 3 and 4 and 5 आर डेली यूज ऑफ इनहेलर्स। एक ये फर्क है। जो नई चीज है 19 में वो ये है कि राइट फ्रॉम द स्टार्ट जीना लो डोज कॉर्टिकोस्टेरॉइड plus formoterol by the name of drug formoterol, not LABA। ठीक है, तो ये कहते हैं ये आप शुरू करें। स्टेज 2 में उसी को एज नीडेड है तो नीडेड की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें। स्टेप 1 में अगर उसको 3 दफ़ा यूज की जरूरत पड़ती है तो 3 दफ़ा यूज कराएं, और स्टेप 2 में अगर उसको 6 दफ़ा यूज की जरूरत है तो 6 दफ़ा करा दें। ठीक है, लेकिन एज नीडेड रहे, रेगुलर ना रखें। ठीक, तो ये 2 ट्रीटमेंट्स हैं। लो डोज इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड लाइक बेक्लोमिथासोन या ब्यूडेनसोनाइड जो भी हो, एंड फॉर्मेट्रोल कॉम्बिनेशन है। फर्स्ट 2 स्टेप्स में बिल्कुल सिमिलर ट्रीटमेंट है। स्टेप 2 में और इजाजत मिल जाती है आपको, कहते हैं यार अगर एज नीडेड नहीं करना, रेगुलर करना चाहते हो तो कर लो, इनहेल स्टेरॉइड को रेगुलर भी दे सकते हो, लो डोज। ठीक है, फिर आ जाते हैं जब कहते हैं नहीं इससे बात नहीं बनी, लो डोज कॉर्टिकोस्टेरॉइड से या लो डोज कॉर्टिकोस्टेरॉइड प्लस फॉर्मेट्रोल से फायदा नहीं हो रहा। ठीक है, यानी पे एस्मा इज पार्टली कंट्रोल और अनकंट्रोल्ड। फिर आप क्या करते हैं, आप बस जो ऑप्शन है ना कि आप कहते हैं यार लो डोज स्टेरॉइड के साथ लाबा यानी सैल्मेट्रोल, आदो फॉर्मेट्रोल इज ऑल्सो लाबा, लेकिन यहाँ पे कहते हैं सैल्मेट्रोल भी यूज करो, जो भी यूज करना है कर लो। ठीक, लेकिन डेली होगा। अब फर्क है डेली। स्टेप 2 इट वाज एज नीडेड इंट्रा स्टेरॉइड एंड लाबा। स्टेप 3 इज डेली यूज ऑफ सेम थिंग, तो रेगुलर हो जाती है। फिर अगले स्टेप पे क्या करते हैं, जब लो डोज है उसको मीडियम डोज कर देते हैं, और उससे अगले स्टेप पे हाई डोज स्टेरॉइड को, लाबा उसी तरह से चलती रहती है। ठीक, सो इसको जरा दोबारा एक दफ़ा गौर से देख लीजिएगा। देयर आर 5 कॉलम्स, स्टेप 1, 2, 3 and 4, 5। फर्स्ट 2 स्टेप्स आर एज नीडेड यूज ऑफ लो डोज स्टेरॉइड एंड फॉर्मेट्रोल। ठीक, और जो स्टेप 3, 4 है उसमें 3 में लो डोज है बट डेली यूज। स्टेप 4 इज मीडियम डोज बट डेली यूज। स्टेप 5 इज हाई डोज बट डेली यूज। ठीक, तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेरॉइड एंड लाबा फॉर एस्मा। और सिर्फ स्टेप 2 एक ऐसी जगह है जहां पे जो फॉर्मेट्रोल को छोड़ के यू कैन यूज लो डोज स्टेरॉइड डेली एज वेल विदाउट फॉर्मेट्रोल। ठीक, अब मैं कहना नहीं चाहता
जिस तरह की फॉर्मेट्रॉल का नाम आया है ना, जब नाम से कोई चीज होती है देन यू बिकम सस्पिशियस। आई मे बी रॉन्ग, टोटली आई मे बी रॉन्ग, लेकिन जब नाम आता है वी थिंक ऑफ फार्मास्यूटिकल इन्फ्लुएंस इवन ऑन द गाइडलाइंस। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू जीना, सॉरी, फार्मास्यूटिकल का पावर बहुत ज्यादा है, गले पे भी असर करता है। जंक फूड खाते हुए लेक्चर करेंगे तो ऐसा ही होगा। अब ये नहीं बोलेंगे डॉक्टर नासिर इज रिकमेंडिंग जंक फूड एज हेल्दी, आई एम नॉट रिकमेंडिंग, आई हैड नो अदर ऑप्शन, तो इसलिए मैं जल्दी से कर रहा हूँ। अच्छा, नीचे जो टेबल है देयर आर अदर ऑप्शंस। ये जब होगा ना, इसको वीडियो को पॉज करके गौर से देख लीजिएगा, ये भी जीना की अदर ऑप्शंस है, ठीक है, लेकिन हमें मेन जो प्रेफर्ड ऑप्शंस है वो समझ में आ जाए तो भी बड़ी बात है, उसको भी हम फॉलो कर लेंगे। बताने का मकसद ये था जस्ट टू रिवाइज जीना गाइडलाइंस। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 2। A 32-year-old woman comes to see you for her regular asthma review. Her current regime consists of inhaled salbutamol as required and 200 micrograms of beclomethasone twice daily. Over the past 2 months, she has been using her reliever inhaler on a daily basis. In clinic, she appears well and peak flow is 80%. Ditto copy है पिछले MCQ के। For the following options, select the single most of. Question exactly same है, ठीक है, पिछला और ये बिल्कुल सेम है, ऑप्शंस में फर्क है। सो एप्रोप्रिएट स्टेप क्या है इस पेशेंट का? एड अ ल्यूकोट्रिन रिसेप्टर इनहिबिटर, एड अ लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, एड अ लॉन्ग एक्टिंग मस्करेनिक एंटागोनिस्ट, एड अ लॉन्ग एक्टिंग थियोफाइलिन और शॉर्ट कोर्स ऑफ स्टीरॉयड। देखा क्या ट्रिकी क्वेश्चंस है, एक ही क्वेश्चन के 2 सेट्स ऑफ आंसर्स हैं, ठीक है, सो हम उसी में से चूज करना है। Here the correct answer is add long acting beta and LABA. See, पिछले में क्या था? पिछले में लाबा का ऑप्शन नहीं था। पिछले क्वेश्चन नंबर 1 में वहां था डोज ऑफ स्टीरॉयड इंक्रीज करें। यहाँ क्या ऑप्शन बेस्ट है? एड अ लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, ठीक है, कोई स्टीरॉयड की इंक्रीज का ऑप्शन नहीं है। सो द लेसन इज, आपके पास ऑप्शंस है क्या है? लो डोज स्टीरॉयड अगर कोई ले रहा है एज नीडेड तो आप उसमें लाबा ऐड करें, ठीक है, तो उससे एस्मा कंट्रोल होती है। अगर लाबा का ऑप्शन आपको नहीं दिया गया तो देन इंक्रीज द डोज ऑफ स्टीरॉइड्स और उनको डेली कर दें, ठीक है। स्टीरॉइड की माइल्ड लो डोज, मीडियम डोज एंड हाई डोज, 3 डोजेस हैं, ठीक। दोबारा बताऊं, सिर्फ बताने का मकसद ये 2 एक तरह के क्वेश्चन बना के डिफरेंट ऑप्शंस के साथ। So there are, you have 2 options, either add LABA or to low dose steroid, or if you do not want to add LABA then increase the dose of steroid and make it daily regime. Question number 3, a 5-year-old girl comes to your clinic. She has recurrent chest infections and also gets wheezing from time to time. She is also short for her age. Chest X-ray shows peribronchial cuffing. कफ नहीं होते जैसे आस्तीन के कफ होते हैं हमारे, कफ बने होते हैं, उस तरह के ब्रोंकस के कफ बन जाते हैं, दिखाऊंगा आपको भी। Sweat studies revealed elevated sodium and chloride levels on 2 separate occasions, but there is no family history of any lung disease. What is the most likely diagnosis? ये देखिए, ये एक रेयर सा क्वेश्चन है। एज अ जीपी अगर हमें नहीं भी आता तो हमें कोई शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इज इट ब्रोंकियोलाइटिस, इज इट सिस्टिक फाइब्रोसिस, गुड पास्चर सिंड्रोम, सार्कोइडोसिस और सीवियर एस्मा, ठीक है। बार बार इन्फेक्शन, पेरीब्रोंकियल कफिंग यानी म्यूकस कफ, ब्रोंकस के अंदर जब म्यूकस आ जाती है तो रिंग नजर आना शुरू हो जाता है। स्वेट की स्टडीज कराई है, सोडियम क्लोराइड ज्यादा है, तो एवरीबॉडी नोज दिस इज सिस्टिक फाइब्रोसिस, ठीक। ये क्वेश्चन देने का मकसद ये है, किस तरह के क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, दे वांट टू चेक सिस्टिक फाइब्रोसिस, और कभी कभी गायनी में सिस्टिक फाइब्रोसिस का जिक्र आता है या मेल में आ जाता है, इनफर्टिलिटी के हिसाब से भी। सिस्टिक फाइब्रोसिस में the glands are, the lungs and the guts are infected, और thick mucus
प्रोड्यूस होता है, जिससे चेस्ट कंजेशन, पेंक्रियाज ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, जो डक्ट्स होती हैं, जो फेलोपियन ट्यूब्स हैं, सेमिनल वेसिकल्स हैं, वास डिफरेंस है, वो भी थिक सिक्रीशन से भर जाती हैं, फिर वो इनफर्टिलिटी भी करते हैं। ठीक, अब बाकी जो है ब्रोंक्योलाइटिस, गुड पास्चर, सार्कॉइड, सिवियर एस्मा भी करीब करीब के ऑप्शंस हैं। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये एक सिस्टिक फाइब्रोसिस के पेशेंट है जिसकी एक ब्रोंकस से गोल सी नजर आना शुरू हो गई है। ये मल्टीपल भी नजर आ सकती है। इट्स नॉट स्पेसिफिक फॉर सिस्टिक फाइब्रोसिस। द ब्रोंकस अपीयर्स एज अ राउंड स्ट्रक्चर बिकॉज ऑफ थिक वॉल्स एंड थिक सिक्रीशंस इनसाइड। एस्मा में भी हो सकती है, सीओपीडी में भी हो सकती है, ब्रोंकिक्टिसिस में भी हो सकती है, सिस्टिक फाइब्रोसिस में भी हो सकती है। ठीक है, एनी पैथोलॉजी लीडिंग टू एडिमा ऑफ द ब्रोंकस और थिक सिक्रीशंस इनसाइड तो गिव्स अ फीचर ऑफ रिंग। इसको पेरीब्रोंकियल कफिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, a 10-year-old girl attends your clinic with nausea and vomiting. She has a history of severe asthma. Examination reveals marked tachycardia and tremor. However, good air entry is present throughout her chest. Midway through the examination, she has a seizure. What diagnosis would you make? Montelukast overdose, prednisolone overdose, salbutamol overdose, clemizepam overdose, और थियोफालिन overdose. अगर बीटा ब्लॉकर सैल्ब्यूटामॉल का ओवरडोज हो, यस यू विल हैव टैकीकार्डिया, अच्छा खासा टैकीकार्डिया होगा, ट्रेमर्स भी होंगे, फाइन, एयर एंट्री ठीक ही रहती। लेकिन जो सीजर है ना वो ब्रेन पे, नर्व्स पे जो है, कार्डिक टॉक्सिसिटी थियोफाइलिन की सबसे ज्यादा है, इसीलिए हम इतनी यूज नहीं करते। तो द करेक्ट आंसर इज थिंक ऑफ थियोफाइलिन ओवरडोज इफ द पेशेंट हैज सीजर्स, टैकीकार्डिया एंड पैल्पिटेशन एंड शी इज टेकिंग सम ओरल मेडिसिन। अच्छा, इससे वो याद आया, फार्माकोलॉजी में आपको याद है जब हम पढ़ते थे 3rd ईयर 4th ईयर में, एक होता था थेरेप्यूटिक इंडेक्स या सेफ्टी प्रोफाइल। कुछ ड्रग्स होती हैं बहुत लंबी रेंज में सेफ होती हैं, टॉक्सिसिटी बहुत देर के बाद आती है, कुछ का थेरेप्यूटिक इंडेक्स बड़ा कम होता है, वो नॉर्मल डोज होती है, जरा सी ज्यादा हुई तो टॉक्सिसिटी स्टार्ट हो जाती है, तो फिर उसमें से है। ठीक, इसी टॉक्सिसिटी की चांसेस भी ज्यादा है। Question number 5. A mother brings her 3-year-old child for his repeated chest congestions. Most episodes needed aggressive treatment, including antibiotic. Child had first episode when he was 1 year old. Which of the following factors suggests that this child will grow out of this condition in adulthood? एस्मा वाले पेशेंट जो होते हैं, जो बच्चों में होती है, मेजॉरिटी टीनेज के बाद सही हो जाते हैं, बहुत कम की फिर परसिस्ट करती है, बहुत कम की एडल्ट लाइफ में स्टार्ट होती है। ठीक, तो ये मुझे जब पेशेंट को एजुकेट करते हैं हम यही कहते हैं कि मोस्ट लाइकली योर चाइल्ड विल ग्रो आउट ऑफ इट, जब बड़ा होगा तो ये चीज़ खत्म हो जाएगी, या कुछ लोगों की रह जाती है तो फिर सारी उम्र चलती रहती है। एजुकेट हम करते हैं एस्मा के बारे में ये। ठीक, तो अब हम देखना है कि कौन सा प्रेडिक्टर सबसे अहम है। ठीक, फैमिली हिस्ट्री ऑफ एस्मा अगर किसी की हो, ठीक, तो क्या वो अच्छा हो जाता है, अच्छा रहता है, वो टीनेज पे ख़त्म हो जाती है उसकी डिजीज। फर्स्ट एपिसोड एट द एज ऑफ 1 ईयर, हिस्ट्री ऑफ एटोपिक डर्मेटाइटिस, पुअर लंग फंक्शन टेस्ट या सिवियर एस्मा। ठीक, फैमिली हिस्ट्री तो ख़त्म नहीं होती, इट कुड नॉट बी अ गुड प्रिडिक्टर दैट द चाइल्ड विल ग्रो आउट ऑफ इट। हिस्ट्री ऑफ एटोपिक डर्मेटाइटिस मीन्स द पेशेंट हैज़ एलर्जीज और उसके साथ चल ही रहा है। पुअर लंग फंक्शन का मतलब डिजीज सिवियर, सिवियर एस्मा का मतलब ही सिवियर होता है। ठीक, 1 ईयर से नीचे हम तो एस्मा लेबल भी नहीं करते, 2 साल से नीचे जब कंडीशंस होती हैं रिएक्टिव एयरवे डिजीज कहते हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि वो ब्रोंकियोलाइटिस और एस्मा में फर्क करना बड़ा मुश्किल होता है, तो रिएक्टिव एयरवे डिजीज कहते हैं। 2 साल के बाद हम एस्मा लेबल करते हैं। और अगर जिसको अर्ली एज में हो तब यही कहता है कि यार ये इन्फेक्शन वगैरह से इसको रिएक्शन हो रहा है, रिएक्टिव एयरवे डिजीज है, द चाइल्ड विल ग्रो आउट। ठीक, so among these 5 options, the good predictor of whether the child will grow out of asthma or not is first episode at the age of 1 year or lesser. ये रट्टे वाला क्वेश्चन है, ठीक, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें। Question number 6. 16 years old boy comes to your clinic with a rash
With a past history of asthma and allergic rhinitis को अस्थमा भी है, एलर्जिक राइनाइटिस भी है, रैश भी हो गया है. He says the shortness of breath has worsened recently. On examination, rash appears to be vasculitic. Vasculitic कौन से होते हैं? ठीक, जिनफ्लेम वेसल्स होते हैं उसमें. ठीक, You arrange a chest X-ray. This X-ray shows pulmonary infiltration. Full blood count. हमने CBC किया था ना, full blood count. Reveals a marked peripheral eosinophilia. What is the most likely diagnosis? ठीक है, एक्सरे भी है उसका. ठीक, यानी 16 साल का टीन एज का बच्चा है, एलर्जीज भी हैं उसको, यूसिनोफिल्स भी ज्यादा हैं, वेस्कुलेटिक रैश है तो वेस्कुलाइटिस है इसको, और लंग में इन्फिल्ट्रेट्स हैं. अब क्या चीज हो सकती है? अगर आप एक्सरे देखें, हमें एक एक्सरे प्रॉपर एक्सरे है और एक जो है ना उसके छोटा मैग्निफाइड वर्जन है. देयर आर इरेगुलर ओपेसिटीज इन बोथ लंग्स, मोर ऑन द राइट साइड अपर रीजन पे, और वहां पे आपको ब्लैक एरिया भी है, ब्लैक के अंदर वाइट भी है. ठीक है, जो कि फंगस बॉल है. फंगस बॉल एक कैविटी के अंदर गोल सा गेंद पड़ा होता है ना, फंगस बॉल होती है. एस्परजिलोसिस या फंगल इन्फेक्शन में होती है. सो इज इट एलर्जिक ब्रोंकोपुल्मोनरी एस्परजिलोसिस, शर्क-स्ट्रॉस सिंड्रोम, सिस्टिक फाइब्रोसिस, गुड पास्चर सिंड्रोम और सार्काइडोसिस? मारे गए ना, मारे गए ना. ऐसे मुश्किल मुश्किल नाम, मुश्किल मुश्किल डिजीज जनरल प्रैक्टिस के रेंज की नहीं है. टेंशन नहीं लेनी. एज अ फैमिली फिजिशियन हम ये बीमारियां पकड़ भी लेंगे, एक्सरे करवाएंगे, स्पुटम करवा के ये हम रेफर करते हैं. ठीक, हमें मैनेजमेंट की टेंशन नहीं लेनी. ये पैच है, नजर आ रहा है, दूर से नजर आता है कि व्हाइट व्हाइट पैचेस, सो वी रेफर दीस पेशेंट्स. इधर एक दफा तो दिखाऊंगा बाकी एक्सरेस कैसे नजर आते हैं. सो क्लू वाज इन क्वेश्चन नंबर 6, क्लू वाज इसिनोफिल्स एंड देयर पैच फंगस बॉल. इसे हमने पहचान लिया कि एलर्जिक ब्रोंकोपुल्मोनरी एस्परजिलोसिस है. मैंने 5 एक्सरे लगाए, जो 5 नाम थे ना 5 बीमारियों के, मैं 5 एक्सरेस लगा रहा हूँ आपके लिए. जो एलर्जिक ब्रोंकोपुल्मोनरी एस्परजिलोसिस वो आपने देख लिया था, देयर इज अ फंगस बॉल. सिस्टिक फाइब्रोसिस देख लीजिएगा, सिस्टिक फाइब्रोसिस में भी देयर वाइट पैचेस और पेरिक ब्रोंकियल कफिंग्स हैं. ठीक, और ये थिक म्यूकस सिक्रीशन से होती है. ठीक, म्यूकस इज प्रेजेंट इन द एयरवेज, पैरेन्काइमा में नहीं होता, तो लंग पैरेन्काइमल इन्फिल्ट्रेट नहीं होंगी, ब्रोंकस के अंदर थिक सिक्रीशंस होती. ठीक, गुड पास्चर सिंड्रोम क्या होता है? ये ग्लोमेरुलोनेफ्रेटिक ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन है, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनती हैं. लंग्स में भी होती है, किडनीज पे भी होती है, पेरिफेरल भी, वेस्कुलाइटिस है अगेन. इसमें लंग में ब्लीडिंग्स होती हैं. ठीक है, हिमोप्टिसिस इनको हो सकती है पैरेन्काइमा के अंदर. तो देयर आर पैरेन्काइमल इन्फिल्ट्रेट्स. जो एरो नजर आ रहा है आपको ना, जो उसकी तरफ जा रहा है, गुड पास्चर सिंड्रोम. देखिए ये इसमें फ्लफी शेडोज आर इन द पैरेन्काइमा. पैरेन्काइमा में जब ब्लीडिंग्स होती हैं, इन्फिल्ट्रेट्स होते हैं, तो ब्रोंकस नजर आना शुरू हो जाता है. तीसरा जो है शर्क-स्ट्रॉस सिंड्रोम, अगेन वेस्कुलाइटिस होता है, एलर्जीज के साथ होता है, इसिनोफिल्स के साथ हो सकता है. ठीक, उसके अंदर भी जो ब्लीडिंग्स होती हैं पैरेन्काइमा में होती है, इन्फिल्ट्रेट्स होते हैं उसमें, तो वो भी ऐसे पैची फ्लफी शेडोज नजर आते हैं. ठीक, एज अ जीपी हमें डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल काम है. सार्कोइडोसिस में भी पुल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट्स होंगे, लेकिन इसमें हाइलर लिम्फेडिनोपैथी भी होती है. ठीक है, बायलैटरल और यूनिलेटरल भी हो सकती है, बायलैटरल भी हो सकती है. सो ये सिर्फ दिखाने का मकसद ये है कि थोड़ी तसल्ली रहे. ऐसा ना एक क्वेश्चन देख के आप घबरा जाएं कि कितना मुश्किल क्वेश्चन है. पेपर में इतना मुश्किल नहीं आता, पेपर में इतना मुश्किल नहीं आता, और आ भी गया तो आपने रिपोर्ट करके बताना है कि भाई ये क्यों इतना मुश्किल आया. वी आर फैमिली फिजिशियंस, वी आर नॉट पुल्मोनोलॉजिस्ट. हमसे तो आसान आसान चीजें पूछे ना, नमूनिया, टीबी, इस तरह की चीजें. तो क्वेश्चन हो गया. जो हमारा क्वेश्चन था दोबारा बता देता हूँ. क्वेश्चन नंबर 6 था, पेशेंट को बार बार इन्फेक्शन थे, eosinophils काउंट वाज हाई, पेशेंट हैड एलर्जीज, और लंग पे इन्फिल्ट्रेट था, इन्फिल्ट्रेट के अंदर एक कैविटी थी, कैविटी के अंदर एक व्हाइट बॉल था. ठीक, जो फंगस बॉल है और किसी और चीज में नहीं होता. तो हमने उसको पहचान लिया कि दिस इज एलर्जिक ब्रोंकोपुल्मोनरी एस्परजिलोसिस.
क्वेश्चन नंबर 7, नाराज ना हो यार प्लीज। A 35-year-old asthmatic comes for follow-up. He has had chronic liver disease because of Hep C. Which of the following drugs is contraindicated this patient? पूरा रट्टे वाला क्वेश्चन है। ये 5 दवाइयां हैं, सिनेरियो ना भी हो पूछे which of the following drug is contraindicated in liver case। रट्टे वाला क्वेश्चन है। कोई टेंशन ना ले, जो ज़ेफर ल्यूकास्ट है ये बंद भी सी ली हुई हिपेटोटॉक्सिसिटी के लिए वजह से मोंटी ल्यूकास्ट से ज्यादा सेफ है, वो चलती है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 8, which of the following is a cardinal symptom of exacerbation of chronic COPD? COPD, chronic obstructive pulmonary disease. Chest pain, hemoptysis, increased sputum purulence, new onset of cough और bronchi auscultation। हम अक्सर पूछे ना स्पुटम कितना आ रहा है, कलर क्या है, कैसा हुआ, बलगमी है या पीप की तरह है। चेंज इन द कलर और नेचर ऑफ स्पुटम विच बिकम मोर पसी, पुरुलेंट हो जाता है जब एक्यूट एक्सरबेशन होती है, एंड दैट इज मोस्टली बिकॉज ऑफ इन्फेक्शंस। सीओपीडी की अपनी सिक्रीशंस जो है ना वो नॉर्मल सिक्रीशंस होती हैं, वाइट और ग्रे सिक्रीशंस होती हैं, चेस्ट भरा रहता है उनका। जब इन्फेक्शन आ जाती है उसकी नेचर ग्रीनिश भी हो सकती है और वो पुरुलेंट नेचर का आ जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज इंक्रीज स्पुटम पुरुलेंस इज अ साइन of acute exacerbation of COPD. Question number 9, 65 years old patient, COPD patient, old patient of COPD presents with increased sputum production, fever, shortness of breath since last 5 days. Which of the following antibiotics would you give to this patient according to WHO? जो हम MCQs कर रहे थे उसमें डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो। क्या एजिथ्रोमाइसिन देनी है, सेफ्रेडीन वेलोसफ होता है ना, कोअमोक्सिक्लेव, लेवोफ्लॉक्सासिन और ट्राइमेथोप्रिम, क्या देना है? आपकी पसंदीदा लेवोफ्लॉक्सासिन देंगे। देखिए pulmonologist will write it, but WHO says as family physicians first choice is again penicillins। एमोक्सिल देनी है, एमोक्सिल नहीं है तो उसके नेक्स्ट वर्जन इज कोअमोक्सिक्लेव। सॉरी ये शोर कर रहे हैं। तो ठीक, सो अकॉर्डिंग टू WHO पेनिसिलिन इज स्टिल द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एंटीबायोटिक ऑफ चॉइस फॉर COPD एक्सरबेशंस। तो हम इसका करेक्ट आंसर इज कोअमोक्सिक्लेव। लीवो और मॉक्सी का वो समझ ले क्यों हम नहीं देते, हम क्यों दुश्मन। ये बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं, इनमें कोई शक ही नहीं है कि दवाइयाँ अच्छी हैं। एक इशू ये, जिन मुल्कों में टीबी मौजूद होती है और MDR टीबी हो, वहाँ पे टीबी एक जो लीवोफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, दे आर यूज्ड एज सेकंड लाइन ATT, इसलिए हम इसको यूज नहीं करते, इसको हम रिजर्व रखते हैं फॉर टीबी पेशेंट्स। वरना ये तो पहले रेजिस्टेंट है, जो सेकंड लाइन ड्रग्स है वो भी काम नहीं करेंगी तो पेशेंट की मोर्टेलिटी बढ़ जाती है। इसलिए एज ए गुड रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर्स वी डू नॉट यूज लीवो एंड मॉक्सी इन पाकिस्तान क्वाइट ऑफन। उसकी जगह प्रॉपर ड्रग्स है ना वो यूज करते हैं। सेम इज ट्रू फॉर एजिथ्रोमाइसिन, इट इज नाउ रिजर्व्ड फॉर XDR टाइफाइड, इसीलिए हम कहते हैं इसको ना यूज करो। बस कोरोना में तो भरमार हो गई है, अल्लाह हिफाजत रखे, अल्लाह रेजिस्टेंस ना करने दे, वरना टाइफाइड के मरीज काफी रुलेंगे जो रेजिस्टेंट टाइफाइड के हैं। ठीक है, सेप्ट्रान इसकी ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है, सेफ्राडीन भी नहीं है। ठीक, अभी क्वेश्चन है, a father brings a 4-year-old granddaughter to hospital. He is concerned as the child has had fever for 48 hours. It tells you that the temperature was 38.3 degrees centigrade at night before, any previous night. On examination, temperature is now 39.3, अच्छा हाई ग्रेड है अभी। Child look unwell. You manage a chest X-ray. What is the most likely diagnosis? अच्छा, एक्सरे पे ये निशान नजर आ रहा है आपको, मिडिल में एक निशान है, अपर एक बिल्कुल उसकी लेवल है और बिल्कुल राइट कार्डिक बॉर्डर नजर नहीं आ रहा, उसको कहते हैं सिलहट साइन। जो मिडिल लोब है लंग का
तो जब हार्ट से टच होता है वहाँ ओपेसिटी हो जाती है, द वाइट शेडो ऑफ हार्ट एंड द वाइट शेडो ऑफ मिडिल लोब इन्फिल्ट्रेशन, दे मर्ज, इज कॉल्ड सिलहट साइन। तो क्या पूछा गया है, इज इट लेफ्ट लोअर लोब नमोनिया, इज इट राइट लोअर लोब नमोनिया, राइट मिडिल लोब एटिलेक्टेसिस, राइट मिडिल लोब नमोनिया, और इज राइट अपर लोब नमोनिया। ठीक है, लोअर और अपर लोब तो नहीं है, दूर से ही पता चल रहा है, इतने बेवकूफ हम भी नहीं है। इट कुड बी मिडल और लोअर, तो लोअर होता तो डायफ्राम के साथ सिलहट बनता, ठीक है, या डायफ्राम के साथ नहीं, ये राइट हार्ट बॉर्डर के साथ है, जो ट्रायंगुलर सा लोब है ना, राइट मिडल लोब, इज राइट मिडल लोब कंसोलिडेशन है, एटिलेक्टेसिस क्यों नहीं है? पकड़े गए ना। व्हाट इज एटिलेक्टेसिस बाय द वे? कोलैप्स। बस ये 2-3 फर्क बताता हूँ, नोट कर लें, जहन नशीन कर लें, ठीक है। जो नमूनिया है विच इज कंसोलिडेशन, लंग के अंदर जो एल्वोलाई है उसमें पस भर जाती है, वो सॉलिड हो जाता है, इसलिए कहते हैं कंसोलिडेशन। जो एटिलेक्टेसिस है, इट स्टार्ट्स विद ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द ब्रोंकस, जो हवा होती है ट्रैप्ड वो एब्जॉर्ब हो जाती है, एंड देयर इज नो एयर लेफ्ट इन द लंग, ठीक, और द लंग पार्ट कोलैप्सेस, ठीक। नमूनिया में the lung does not collapse, the lung does not expand, it's just filling of the alveoli with pus। जो ही लंग था उसी शेप उसी साइज में सॉलिड में चेंज हो गया, कंसोलिडेट हुआ। एटिलेक्टेसिस क्या हुआ? ब्रोंकस was blocked, air was absorbed and the lung collapses, ठीक। अब कोलैप्स की जो कोलैप्स होती है, कोलैप्स करने कोई देता नहीं है, there is no vacuum, कैसे कोलैप्स करेगा? तो it sucks everything towards the center, ठीक है। जो कोलैप्स का एरिया होता है, हार्ट को भी अपनी तरफ खींचेगा, वॉल्स को भी खींचेगा, जो ऊपर हाइलम है उसको भी खींचेगा, डायफ्राम को भी खींचेगा, सब कुछ अपनी तरफ खींचता है वो, ठीक है। तो आपको लगेगा पुलिंग इफेक्ट। इन कंसोलिडेशन और नमूनिया पुलिंग डिफेक्ट नहीं आता, ठीक। ये बात हुई। दूसरा, इन नमूनिया alveoli are filled with pus but not the bronchus, bronchial tree is still open in pneumonia, it still contains air, air appears black, ठीक। lung parenchyma, the alveoli are filled with pus, इसी नमूनिया कहते हैं। नमूनिया मीन्स नीमोसाइट्स, द लंग सेल्स की इन्फ्लेमेशन है, ठीक है। तो जब वो व्हाइट हो जाता है पूरा लंग, एयरवे में ब्लैक हवा हो, तो आपको ब्लैक ट्री नजर आती है, एल्वेलर ट्री, सॉरी ब्रोंकियल ट्री, उसको कहते हैं एयर ब्रोंकोग्राम, ठीक। सो फर्क क्या क्या दो पता चले आपको। नमूनिया ऑल्सो लुक्स व्हाइट ऑन एक्सरे, एटिलेक्टेसिस ऑल्सो लुक्स व्हाइट ऑन एक्सरे, ठीक, क्लियर। Pneumonia, there is neither a pull effect nor a push effect. When in collapse or atelectasis, there is always a pull effect because it shrinks, pulls everything towards it. So mediastinum may be shifted, ribs may be shifted, diaphragm may be shifted, hilum may be shifted. ठीक है, तो एक shifting effect आता है आपको। Second, in pneumonia, there is air in the bronchial tree and the background is white. So black bronchial tree on a white background is visible as a black tree. इसको कहते हैं air bronchogram. While it is totally absent in atelectasis, because in atelectasis there is no air in the bronchial tree. It's all white. So the correct answer is right middle lobe pneumonia. अच्छी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? A mother is worried about her 4 months old baby for fever and cough and reluctance to feed for 2 days. Reluctance to feed, a danger sign. By the way, जब बच्चों का डिस्कस होगा तो उसमें डेंजर साइंस भी डिस्कस होंगे। डेंजर साइंस अच्छा, डेंजर साइंस बच्चों के है ना, और जब भी बच्चों को क्वेश्चन हो डेंजर साइंस पूछा करें। डेंजर साइंस क्या होते हैं?
बच्चे ना एक खास कैफियत होती है उनकी। अगर मिसाल के तौर पे जाहिर करूं, अगर आपके पास 5 बच्चे बैठे हैं, ठीक है, एक को नमूनिया है, एक को यूटीआई है, एक को टाइफाइड है, एक को मेनिंजाइटिस है, एक को मलेरिया है, सही, और सब की सीवियर हो, एवरी चाइल्ड हैज अ सीवियर इन्फेक्शन, तो बच्चों में कुछ खास चीजें पैदा होती हैं, व्हेन द चाइल्ड इज सिक। और एज अ जीपी जब हम देखते हैं कि यार इस सिकनेस वाली सिम्टम्स हैं विच आर डेंजर साइंस, तो फिर हम कहते हैं वो रेफर, ये रेफरल क्राइटेरिया में आ जाता है। यू गिव फर्स्ट डोज ऑफ एंटीबायोटिक, पैरासीटामोल दें और रेफर करें। वो क्या क्या चीजें हैं, एक तो यहाँ जिक्र हुआ ना इस पे अपने जो उस पे रिलेक्टेंस टू फीड, खाना पीना छोड़ देता है, नंबर 1। नंबर 2, ठीक 3 चीजें उसकी डाउन हो जाती हैं, सोच, जज्बात और बॉडी, ड्राउजीनेस, दिमाग काम छोड़े, ड्राउजी, इमोशंस खत्म हो जाते हैं, एपैथी, उसको फर्क नहीं पड़ता डॉक्टर मेरे साथ खेल रहा है, अम्मी है, अबू है, बस निढाल रहता है, आप उसको खेले ऊपर नीचे करे, उसको फर्क ही नहीं पड़ता कि अनजान बंदा है, जान पहचान वाला है। तीसरा, बॉडी डाउन होती है तो लिथार्जी, हाथ ऊपर करें तो नीचे, ठीक है, लिथार्जी के बच्चे को उठाएं तो हाथ नीचे लटक रहे होते हैं, ठीक। तो सिक चाइल्ड इज लेथार्जिक, he may be apathic, may be drowsy and reluctant to feed। चौथा ये होता है कि सीजर, इन सब में सीजर भी हो सकता है बच्चे को, ठीक। और ये 5 डेंजर साइंस में कोई भी हो तो फिर हम रेफर करते हैं पेशेंट को। इसके डेंजर साइंस के पीछे फिर हम पूछते हैं किस वजह से, इन नमूनिया, फिर आप पूछते हैं कि रिब रिसेशंस तो नहीं है, टेकिपनिया तो नहीं है, ठीक। इसी तरह से फिर अब सोर थ्रोट के सिम्टम, कॉफ के सिम्टम, यूरिन के सिम्टम पूछ के यू आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ दिस सिकनेस। लेकिन अगर कॉज आपको नहीं है, इवन डेंजर साइंस आर देयर, वी रेफर दिस पेशेंट्स। 4 महीने का बच्चा है, उसको खांसी भी है, बुखार भी है, रिलेक्टेंट टू फीड भी है, रेस्पिरेटरी रेट 66 है पर मिनट और टेम्परेचर 38 है। तो 36 4 माह के बच्चे के लिए ज्यादा है कम? तो इसलिए मैंने ये चार्ट लगाया, आपके बुक में नहीं है ना, हाँ, ठीक। तो 1 ईयर, 1 to 2 ईयर, 30 to 40 है, जैसे बच्चा बड़ा होता है वो हार्ट रेट कम होती जाएगा। तो 66 पैदाइश में भी इतना नहीं होता, पैदाइश में भी 60 होता है, जल्दी कम हो जाता है, ये तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, हार्ट बीट की तरह ही है, टेकपनिक है। सो डेंजर साइंस में तो ऑप्शंस क्या हैं? इज इट एनकेफेलाइटिस, इज इट फॉरेन बॉडी, इज इट मीजल्स, इट इज मेनिंजाइटिस और नमोनिया। WHO गाइडलाइंस, IMCI भी यही कहती हैं, अगर इतना फास्ट हार्ट रेट हो थिंक ऑफ नमोनिया। प्लस रिलेटेड टू फीट है, इज अ सिक चाइल्ड, तो ये पेशेंट फर्स्ट डोज ऑफ एंटीबायोटिक सेफ्ट्राइक्सोन 100 mg पर kg, IV लाइन, पैरासीटामोल एंड रेफर, ठीक है। नमोनिया इज करेक्ट आंसर। Pulmonology. A 32 years old asthmatic man presents with white patches in his mouth and bad taste. He is on his regular medicines. Which one of the following medicine is most likely to cause this problem? मुंह का टेस्ट खराब, व्हाइट पैचेस इज कैंडिडाइसिस, किस इनहेलर से कैंडिडा होता है? ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है यार, ये तो मैं तो नहीं कर रहा, आप ही बताएंगे। सबका आंसर सही है, नंबर 1 बेक्लोमिथासोन, ठीक। तो स्टेरॉइड इनहेलर जब हम किसी को यूज करते हैं, हम उसको बताते हैं इसके बाद कुल्ली कर लिया करो, और मुंह में फंगस लग सकती है। 13 62 years old heavy smoker, यानी बहुत ज्यादा पीता है या भारी भारी सिगरेट पीता है, कहीं चर्च डाल के तो नहीं हैवी स्मोकर बनते नहीं, चर्च से मतलब नहीं है, हैवी स्मोकर में तो बहुत ज्यादा सिगरेट पीते हैं। प्रेजेंट्स टू शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड मॉर्निंग कॉफ। वैसे आप लोगों ने कभी सिगरेट में चर्च डालते हुए देखा है किसी को? लड़कों ने तो देखा होगा ना, वैसे करते हैं, वो सिगरेट होता है ना, उसका वो तंबाकू निकाल के उसमें चर्च डाल के मिक्स करके ना फिर वापस डालते हैं उसमें, उसको करते हैं, फिर थोड़ा सा उसको गीला करके बंद करते हैं, फिर उसको बिठाना होता है ना वैसे ठक 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 करके। अब ये मैंने नहीं पी, वैसे देखा हुआ है
शरारती लोगों, हंसते हो मेरे ऊपर। सॉरी, बात हट गई, दोबारा आता है मौजू के ऊपर। A shortness of breath and a morning cough. 62 years old है, is a dangerous age. एक तो heavy smoker है, another big danger sign. Shortness of breath and morning cough है. Chest X-ray shows hyperinflated lungs. Spirometry is organized. Which one of the following set of results would be most consistent with the diagnosis of COPD? देखिए लेक्चर के अंदर हमने ये जो चार्ट्स है ना, ये पूरी तरह डिस्कस किए हुए हैं। ऑप्शंस FEV1 इंक्रीज्ड, FEV1 और FVC रिड्यूस्ड। ये क्या होता है? प्लीज फिर कहता हूँ, प्लीज ये जो हमारे पोस्ट सेशन MCQ से पहले पढ़ लें, लेक्चर देख लें, समझ लें, फिर ये सेशन में आया करें, फिर आपको फायदा होगा। अभी अब आपको क्या समझ में आएगा? तो ये तो वो कहते हैं ना, सांप गुजर गया है, अब तो लकीर पीट रहे हैं। तो रिक्वेस्ट है, ये बाकी जितने सेशंस हैं प्लीज पढ़ के अटेम्प्ट करके तब जाके पोस्ट सेशन में बैठा करें, तब आपको फायदा होगा। तो FEV1 क्या होती है? फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड। कोई भी इनहेलर फर्स्ट सेकेंड में ना जो स्पायरोमीटर में करते हैं, पूरी जोर से हवा निकालते हैं। और FEV1 और FVC मीन्स फोर्स वाइटल कैपेसिटी, मीन्स कौन सी होती है? गहरा सांस निकालते हैं। फोर्स इन एंड आउट जो कैपेसिटी देती है, फोर्स वाइटल कैपेसिटी होती है। ठीक, नॉर्मल जब बैठे होते हैं सांस लेते हैं, इन आउट वो वाइटल कैपेसिटी है। जो फोर्स करते हाँ ये है। ठीक, तो होता क्या एस्मा में FEV1 बढ़ता है क्या एक ही सेकंड हम ज्यादा हवा निकालते हैं इस COPD में? नो नेवर, ये तो है ही ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज। ऑब्स्ट्रक्टिव में FEV1 कम होता है, तो ये ऑप्शन तो गायब। सेकंड, FEV1 इज नॉर्मल, FEV1 और FVC इज इंक्रीज्ड। FEV1 तो नॉर्मल नहीं होता COPD में, वही तो बढ़ता है। ठीक है, जाने दें। तीसरा आ गया FEV1 तो कम होता है, बढ़ता नहीं है FEV1 COPD में। FEV1 रिड्यूस्ड, दिस इज अ गुड ऑप्शन। FEV1 एस्मा में COPD में कम होता है, फाइन। सेकंड क्या, FEV1 और FVC इज इंक्रीज्ड। नहीं, FEV1 और FVC कैसे बढ़ेगा? फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी तो बड़ी होती है, लेकिन वो FEV1 नहीं होता, तो रेशियो नहीं बढ़ती। सेकंड क्या है, FEV1 रिड्यूस्ड, गुड। FEV1 और FVC नॉर्मल, नहीं, ये रिस्ट्रिक्टिव में होता है। ये रिस्ट्रिक्टिव में FEV1 और FVC ठीक रहता है। लास्ट ऑप्शन, FEV1 is reduced. Oh, yes, they cannot bring out most of the air in 1 second. Yes, we understand. FEV1 or FVC is also reduced. ठीक, so in obstructive conditions, FEV1 is reduced, FEV1 FVC ratio is also reduced. ये लेक्चर देखिएगा, फिर समझ में आएगा। इसमें अब बार बार हम इसको रिवाइज नहीं कर सकते, इसमें पढ़ेंगे ना, सेपरेट लेक्चर चाहिए इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। 20 years old asthmatic presents with 1 day history of cough, shortness of breath, chest tightness. There is no fever. He is not taking any medication. Examination, his respiratory rate is 20, BP is 120/80, and there is a bilateral wheezing. What is single most appropriate initial step? अभी एक एस्थमेटिक है जो कोई दवाई नहीं ले रहा और एक दिन से इसको अटैक हुआ एस्मा का, क्लिनिक में आया तो रेस्पिरेटरी रेट 20 है, थोड़ा सा ही बढ़ा हुआ है, ब्लड प्रेशर भी ठीक है, बायलैटरल वीजिंग हो रही है, फाइन, एस्मा अटैक में होती है। ऑप्शंस क्या हैं? अमाइनोफाइलिन स्टार्ट करना है, नो। मोंटेल्यूकास, नो। प्रेडनिसोलोन, नो। बेक्लोमिथासोन और साल्मेट्रॉल। अब फंस गए ना दो में, साल्मेट्रॉल देना है या बेक्लोमिथासोन? नहीं, फंसे नहीं है माशाल्लाह। अगेन, since the pathophysiology of asthma is inflammation of the airways and steroid is the best anti-inflammatory, so we start with beclomethasone. Question number 15. 20 years old asthmatic presents with 1 day history of cough, shortness of breath and chest tightness.
वही पेशेंट दोबारा आ गया क्या? एक मिनट, हाँ वही क्वेश्चन है। There is no fever. Examination respiratory rate is 20, BP is 120 by 80, bilateral wheezing. He is taking salbutamol as needed. What is the single most appropriate next step? ठीक, beclomethasone, montelukast, salmeterol, theophylline या ट्राइट्रोपियम। आपके ऑप्शंस मुख्तलिफ मुझे पता है आपके ऑप्शन मुख्तलिफ हैं, ये चेंज किए वो आपके ऑप्शंस ठीक नहीं थे। मैं उसको काफ़ी स्टडी किया, गौर किया, बुक्स देखी, ये ऑप्शन अच्छे ऑप्शंस नहीं थे जो आपका था उसमें। ठीक, 2 करेक्ट ऑप्शन आ रहे थे। अब अपने वाले को मत देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 अपनी की को इसके साथ मैच कर ले। मैं 2 मिनट बैठा रहता हूँ, कर लें, कर लिए। 2 ही तो चेंज करने हैं, वो फर्स्ट और सी और ए को चेंज करना होगा। हो गया, चलो। सो पेशेंट इज टेकिंग सल्ब्यूटामॉल एज नीडेड। अब नेक्स्ट क्या शामिल करना है उसमें? बेक्लोमिथासोन या मोंटेलुकास्ट, साल्मेट्रोल, थियोफाइलिन, ट्राइट्रोपियम। बेक्लोमिथासोन इनहेल। Question number 16. 20 years old asthmatic patient presents with 1 day history of cough. ठीक, नो फीवर, रेस्पिरेटरी रेट ये है, वही पेशेंट है, अब एस्थमेटिक है। अब क्या ले रहा है वो? ही इज टेकिंग सल्ब्यूटामॉल, बेक्लोमिथासोन 1800 माइक्रोग्राम्स, यानी अच्छी हाई डोज, और उसके बावजूद भी इसको अटैक हुआ। अब आ जाए हमने क्या करना है इसके साथ। क्या हम बेक्लोमिथासोन देंगे? वो तो पहले से ही ले रहा है। मोंटेलुकास्ट देंगे, साल्मेट्रोल देंगे, या थियोफाइलिन है, या ट्राइट्रोपियम, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आपके पास ऑप्शन होती है, स्टेरॉइड की डोज बढ़ाइए, उसको डेली कर दें, या लाबा ऐड करें। लाबा मीन्स लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, जो कि साल्मेट्रोल है। ठीक, तो करेक्ट आंसर कौन सा है आपका? साल्मेट्रोल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक एक करके आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते जाएंगे इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 17. 65 years old chronic smoker presents with 3-month history of hemoptysis and weight loss. Which of the following is most appropriate initial investigation? 65 years का बंदा, एक तो स्मोकर है, हिमोप्टिसिस है, वेट लॉस है, अल्लाह बेचारा। क्या सीबीसी पहला टेस्ट होगा, चेस्ट एक्सरे होगा, स्पूटम एएफबी, स्पूटम फॉर कल्चर है, या सीटी स्कैन ऑफ चेस्ट? अरे आप सीटी स्कैन में क्यों जा रहे हैं? देखिए, याद रखिए, सीटी स्कैन एमआरआई का याद रखना, ये महंगे टेस्ट होते हैं। एज अ जीपी हम क्या करते हैं? वी रेफर पेशेंट टू स्पेशलिस्ट टू कंसीडर सीटी स्कैन। पेपर में लिखना होगा तभी मत कि सीटी स्कैन में ऑर्डर करूंगा। हम कहते हैं रेफर फॉर सीटी स्कैन, रेफर टू स्पेशलिस्ट फॉर सीटी स्कैन। ठीक है, तो हम इंग्लैंड में, मिसाल इस तरह क्लियर हो जाएगा, इंग्लैंड में जो फैमिली फिजिशियंस है ना, वो पेशेंट्स की रेफरल भी बुक करते हैं, मेडिसिन भी लिखते हैं, टेस्ट भी लिखते हैं, लेकिन जो सीटी स्कैन लिखने की कोशिश करेगा अपने सिस्टम में, वो नहीं आता, वो नहीं लिख सकते सीटी स्कैन। इंग्लैंड का जीपी भी सीटी स्कैन नहीं लिख सकता। पाकिस्तान में तो कोई भी लिख सकता है, खुद भी लोग चले जाते हैं। ये बताने का मकसद ये है कि एग्जाम जब सीटी स्कैन की जरूरत हो, यू से रेफर दिस पेशेंट टू सीटी स्कैन टू कंसीडर टू स्पेशलिस्ट, रेफर दिस पेशेंट टू स्पेशलिस्ट टू कंसीडर सीटी स्कैन। डायरेक्ट आप ऑर्डर ना करें। तो यहाँ क्वेश्चन का मकसद ये है कि हमें पता हो कि व्हाट आर द फर्स्ट लाइन टेस्ट एंड सेकंड लाइन टेस्ट। बस प्लीज रिमेंबर, इस तरह के लंग की कंडीशंस में एक चेस्ट एक्सरे इज द फंडामेंटल टेस्ट, जहाँ पे पेशेंट भी एज भी ज्यादा है, कैंसर के चांसेस, टीबी, ब्रोंकिएक्टाइटिस सबके चांसेस है। ठीक, चेस्ट एक्सरे कराएंगे। बाकी भी हो सकता है हम सीबीसी भी कराएं, ईएसआर भी कराएं, स्पूटम भी कराएं, कल्चर्स भी कराएं, सीटी स्कैन भी शायद जरूरत पड़े, लेकिन बात की बात है। लेकिन अगर आपसे पूछा गया कि एक चूज करो, तो मेरा चेस्ट एक्सरे को एज अ स्टार्टिंग इन्वेस्टिगेशन फॉर चेस्ट प्रॉब्लम्स करें। 18. 56-year-old smoker presents with cough for 10 years associated with progressive shortness of breath.
Cough is usually mucoid and occasionally purulent. COPD का केस लग रहा है. He wheezes while he talks. Adventitious breath sounds are heard all over in all lobes. Adventitious breath sounds क्या होती हैं? तो abnormal added sounds होती है ना, क्रोंकाई हैं, क्रेप्ट्स हैं, ये वाली चीजें होती है, wheezing है. Chest X-ray reveals significant bronchial wall thickening. Bronchial wall thickening वही पेरीब्रोंकल कफिंग की तरह से. मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस क्या है? एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा, पुल्मोनरी एडीमा या पुल्मोनरी फाइब्रोसिस. ऑप्शंस ट्रिकी है वैसे, है ना? वैसे पे आपको महसूस है ट्रिकी है. अब जिसको पता है वो ट्रिक कर लेगा. स्मोकिंग है, 10 साल की है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, कॉफ है, म्यूकस है, तो मोस्ट लाइकली दिस इज सीओपीडी. सीओपीडी की 2 वेराइटीज हैं, एम्फाइसीमा या क्रोनिक ब्रोंकाइटिस. ये तीसरी होती है मिक्स. ठीक है, एम्फाइसीमा और सीओपीडी, उसमें क्या फर्क है? फिर अगेन आ जाए मेरे 2 हाथों की तरफ. एम्फाइसीमा और सीओपीडी. एम्फाइसीमा में डैमेज ज्यादा कहाँ होता है? ब्रोंकस में या एल्वेलाई में? एल्वेलाई. Emphysema is more a disease of alveoli. Alveoli are damaged, bullae are formed. ठीक है, और वो हवा तो जाती है, ऑक्सीजनेशन और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन एक्सचेंज नहीं हो पाता, तो बेचारे सांस बहुत ले रहे होते हैं. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे होते हैं, ऑक्सीजन नहीं जाती उसमें. ठीक, तो ये थिन लंबे से होते हैं और इसको पिंक पफर कहते हैं एम्फाइसीमा के. See, और जो दूसरी वेराइटी है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, इट इज मोर ऑफ अ डिजीज ऑफ द ब्रोंकस एंड द ब्रोंकियल ट्री. एल्वेलस की इतनी नहीं होती. तो ब्रोंकियल ट्री में क्या होता है? बिकॉज ऑफ स्मोकिंग सिक्रीशंस होती हैं, थिकनेस होती है, डैमेज होता है उसमें, और थिक सिक्रीशंस होती हैं उसमें, वीजिंग और ये चीजें क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में ज्यादा होती है. ठीक, एम्फाइसीमा अक्सर साइलेंट मिलता है, बुल्ले मिलते हैं. ठीक, क्योंकि एल्वेलस ज्यादा डैमेज होता है. क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में ब्रोंकस ज्यादा डैमेज होता है. The correct answer is chronic bronchitis, which is a form of COPD. 19 नंबर पे क्या है? 32 years old asthmatic patient is taking medication for his asthma. He presents with hoarseness of voice. आवाज भारी हो गई. Which one of the following medicine is most likely cause of this hoarseness? Again, very easy question. आपको पता ही होगा कि कौन सा इनहेलर है जो ये करता है? अगेन स्टीरॉइड. स्टीरॉइड होर्सनेस करती है, इसलिए हम कहते हैं उसके बाद से आप कुली कर लिया करें. क्वेश्चन नंबर 20. 24 years old woman develops wheezing and shortness of breath when exercising. 24 साल की खातून जब एक्सरसाइज करती हैं तो उनको खांसी होती है. आपके क्वेश्चन में कुछ और भी लिखा होगा. क्या लिखा हुआ है? एक्सरसाइजिंग एंड एक और चीज भी थी ना, कोल्ड या कॉफ, इस तरह की चीज थी. इसको सिंपल करें. वो सिंपल एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एस्थमा का केस. उसकी ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है? ICS stands for inhaled corticosteroid. LABA is long-acting beta agonist. Salmeterol. LAMA is long-acting muscarinic antagonist like tiotropium. SABA is short-acting beta agonist. SAMA is short-acting muscarinic antagonist. और पहले ज़माने में साल्मेट्रॉल वगैरह देते थे. हम कहते नहीं यार, एक्सरसाइज वालों को थोड़ी देर के लिए ज़रूरत है, तो एक्सरसाइज से पहले वो सल्ब्यूटामॉल ले लें. साबा अपनी एक्सरसाइज स्पोर्ट्स जो करना है करें, लंबा चौड़ा हिसाब नहीं चाहिए इसमें, बिकॉज एक्सरसाइज से होती है. एंड दे कैन प्ले ओलंपिक्स इनहेलर्स के साथ. क्वेश्चन नंबर 21. 65 years old chronic smoker presents with history of productive cough and shortness of breath for the last 1 year. There is no fever or hemoptysis. His BP is 140/90, pulse is 100,
बीपी बॉर्डर पे, पल्स भी बॉर्डर पे, रेस्पिरेटरी रेट भी बॉर्डर पे, एंड एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ द चेस्ट इज इंक्रीज, एपी डायमीटर जो इंक्रीज है, सीओपीडी वाली निशानियां हैं सारी। ही इज टेकिंग साल्मिट्रॉल इनहेलर विद पार्शियल बेनिफिट। व्हाट इज द सिंगल मोस्ट अप्रोप्रिएट नेक्स्ट स्टेप इन मैनेजमेंट? हाँ, सीओपीडी का पेशेंट है, साल्मिट्रॉल ले रहा है, कंट्रोल में नहीं है, क्या देंगे? स्टेरॉइड देना है, लामा देना है, मोटिलुकास देना है, सामा देना है, या साबा? ठीक, वेरी सिंपल। इस तरह के 2 क्वेश्चंस होंगे, आपको क्लियर कर देंगे। सीओपीडी का इजी फार्मूला है, इसमें लॉन्ग एक्टिंग का काम है, शॉर्ट एक्टिंग का काम नहीं है। ठीक, रूल बड़ा सिंपल है। इफ यू स्टार्ट विद लामा, लॉन्ग एक्टिंग मस्करेनिक एंटागोनिस्ट लाइक टाइओट्रोपियम, पेशेंट इज नॉट कंट्रोल्ड, एड अ लामा। और अगर आपने लामा से स्टार्ट किया है, लाबा से स्टार्ट किया है, कंट्रोल में नहीं है तो लामा का ऐड करें, लामा से स्टार्ट किया है, कंट्रोल में नहीं है तो लाबा ऐड करें। ठीक है, ये एक दूसरे का वट्टा सट्टा है। ठीक है, तो हियर द पेशेंट इज टेकिंग साल्मिट्रॉल व्हिच इज लाबा, तो कंट्रोल में नहीं है तो लामा ऐड करें। Question number 22. 50 years old asthmatic patient presents with poorly controlled asthma and he wants to monitor his asthma at home so that he can adjust his medicine according to your advice. Wow, बड़ा समझदार बंदा बन गया है। Which आपकी सोबत में रहेगा तो ऐसे ही समझदार होगा। Which one of the following pulmonary function test is most easily carried out at home? घर में क्या होता है वैसे? FEV1 चेक करते हैं हम लोग, जो एक फूक मारते हैं हम, FEV1 और FVC रेशो है, FVC है पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट है, रेजिडुअल वॉल्यूम है। रेजिडुअल वॉल्यूम तो कोई भी नहीं मेजर कर सकता, वो तो लंग के अंदर ही होता है। अब प्लीज तो लेक्चर जरूर देखिएगा, ठीक है। और आपको ना जो हमने वीडियोस दी हैं उसमें स्पायरोमेट्री की वीडियोस भी हैं, लंग फंक्शन सारे टेस्ट हैं, ये सारे हुए हुए हैं, एंड हाउ टू इंटरप्रेट देम। पीक फ्लो के भी हैं, हाउ व्हाट इज द करेक्ट टेक्निक, पूरा प्रॉपर इसकी वीडियोस भी हैं, वो भी ज़रूर देखिएगा। एक्सरे की भी हैं उसमें। अच्छा, तो अब हमने जो करेक्ट आंसर देना है, जो हम पीक फ्लो करते हैं ना, जो दैट ओनली चेक्स पीक्स एक्सपायरेटरी फ्लो रेट। वॉल्यूम कोई नहीं है उसमें, कहाँ मेजर हो वॉल्यूम? मशीन पाइप में फूंक मारी, हवा निकल गई, मेजर किसने की? नो वॉल्यूम्स, न वो FEV1 है, न FEV1 और FVC है, न FVC है, कोई वॉल्यूम नहीं है। वॉल्यूम उस पैरोमीटर में चेक होती है, इसमें सिर्फ फ्लो रेट है। ठीक है, सो इट्स पीक फ्लो, पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट। क्वेश्चन नंबर 23। 23-year-old बॉय, 20 साल बॉय हुआ, गुड boy presents with 5-day history of fever, cough, abdominal pain and diarrhea. On examination his temperature is 101, pulse is 98, beat per minute, respiratory rate is 20 per minute, chest examination shows bilateral rhonchi and creps। ठीक है, लाइट आ गई हमारी। हाँ, तो सबको व्यू चेंज नजर आया होगा। लाइट गई हुई थी, गर्मी में बैठना पड़ता है, हम क्या करें, मजबूरी, टाइम ऐसा सेट किया हुआ है, उठ भी नहीं सकते। अल्लाह बस खैरियत रखे। इस सेशंस में कुछ हो जाए ना फिर मुश्किल हो जाती है। चेस्ट एग्जाम shows bilateral rhonchi and crept, liver and spleen are not palpable, single most appropriate drug for this condition। जैसे खांसी भी है, पेट में दर्द है, डायरिया, और टीनेजर से, अभी टीन तो निकल के 19 से 20 में चला गया। ठीक है, हल्का सा टेम्परेचर है, पल्स भी ठीक है, रेस्पिरेटरी भी इतना बुरा नहीं है, रोंकाई भी है, लिवर और स्प्लीन पैल्पेबल नहीं है। सिंगल मोस्ट appropriate drug for this condition, amoxicillin, ceftriaxone, cotrimoxazole, doxy है या levofloxacin है। ठीक है, डॉक्सी। वजह, ये जो कंडीशन है ना, ये जो आप देख रहे हैं, यंग आदमी, बायलेटरल लंग सिम्टम्स, एब्डोमिनल सिम्टम्स, ये इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस या एटिपिकल निमोनिया में होता है। ये दो मोटे मोटे डिफरेंशियल हैं।
when the patient is young, has mild fevers, has chest complaints on both sides, left and right, और the patient has symptoms below the diaphragm. ठीक, तो इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस में भी होता है और एटिपिकल निमोनिया में. इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस में लिवर स्प्लीन भी इनलार्ज हो सकती है. ठीक है, सो क्लोज डिफरेंशियल इज आइदर इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस और एटिपिकल निमोनिया, दोनों में इस तरह के सिम्टम्स होते हैं. ठीक, तो इस लिस्ट ऑफ एंटीबायोटिक्स में अगर आपको चूज करनी पड़ेगा तो डॉक्सी इसकी प्रॉपर ड्रग है एटिपिकल निमोनिया की. क्वेश्चन नंबर 24. 35 years old man presents for follow up to you. Good. He has sputum smear positive TB. अच्छा. And you started him on 4 drugs ATT 4 weeks ago. यानी महीना पहले आपने उसको फुल ATT 4 ड्रग्स से स्टार्ट कर दी. ठीक है. He took ATT for 2 weeks and stopped it on his own. जो करते हैं हमारे यहाँ पेशेंट, तो हम प्रॉपर एजुकेट नहीं करते ना, तो स्टॉप कर देते हैं. अच्छा, what term best describe this case? एक आदमी जिसने 2 हफ्ते दवाई दी, 2 हफ्ते से छोड़ी हुई है, क्या वो डिफॉल्टर है, फेलियर है, रिलैप्स है, कैटेगरी 2 है या न्यू केस है? जो जिन गवर्नमेंट सेक्टर के लोग हैं ना, उन जो टीबी के साथ काम करते हैं, उनको सही पता होता है इसका. हाँ, पहले से करेक्ट कर दिया. ठीक, चल बाकी लोगों के लिए मैं बता देता हूँ, वो आपका आंसर बिल्कुल ठीक ही है. जो ये है ना, इस तरह के 2-3 क्वेश्चन है जो क्लियर हो जाएंगे. एक आदमी ने 2 हफ्ते ATT ली, फिर छोड़ के आ गया. सही, इसको आप नजरअंदाज कर देंगे, इसको माफ कर देंगे. ठीक, इसको आप समझेंगे कि यार बस सुबह का भूला शाम को घर आ गया. ठीक है, स्टिल वी विल रिमेन न्यू केस. न्यू केस रहेगा क्योंकि ATT भी 2 हफ्ते है और डिफॉल्ट भी 2 वीक्स है उसका, तो ये न्यू केस में आएगा. ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट बात है. तो आप देखते हैं कि कितने अरसे ATT ली और आप देखते हैं कितने अरसे छोड़ी. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं. क्या क्या, दोबारा बताएं. कितने अरसे ATT ली और कितने अरसे ATT छोड़ी. बोथ की ड्यूरेशन ऑफ बोथ इज इंपॉर्टेंट. मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ ATT when you count it ATT, otherwise you will not count it ATT, is 1 month. Less than 1 month you don't count. नहीं, छोड़ दो, कोई नहीं, 1-2 हफ्ते गए, दोबारा से स्टार्ट करें. स्टिल रिमेन न्यू केस. और जो डिफॉल्ट है जिसमें वो नहीं आता, पहले हम एक शुरू में जब हम स्टूडेंट थे तो 2 हफ्ते करें, 2 हफ्ते में नहीं आया, ओहो तो डिफॉल्टर हो गया. फिर हमारे दिल बड़ा हुआ, हम थोड़े एविडेंस बेस्ड हो गए, वो कहने नहीं 2 वीक्स कुछ नहीं होते. फिर कई सालों तक देखते 1 मंथ रहा कि अगर कोई 1 मंथ के अंदर आ जाता है वापस, हम कहते हैं यार तू डिफॉल्टर नहीं है, सही टाइम पे आ गया. ठीक है, जहां से छोड़ा है कंटिन्यू करो. अब लेटेस्ट जो है ना वो 2 मंथ्स लेते हैं, यार 2 मंथ्स में भी आ गया तो डिफॉल्टर ना कहो. ठीक है, सो ड्यूरेशन ऑफ टेकिंग ATT इज 1 मंथ. ड्यूरेशन ऑफ डिफॉल्ट इज नाउ 2 मंथ्स, जिससे मैं भी थोड़ा कंफर्टेबल नहीं हूँ. महीना रखना ज़्यादा बेहतर था उसमें, लेकिन एनीवे न्यू WHO गाइडलाइंस इस तरह कहती है 2 मंथ्स में भी आ जाए तो उसको डिफॉल्टर ना गए. सो डिफॉल्टर वो होता है जो कि 2 महीने से ज़्यादा ATT छोड़े. फेलियर वो होता है जो कि ATT ले रहा है, प्रॉपर तरीके से ले रहा है, बड़ा शरीफ बच्चा है, आपके बताए हुए तरीके से ले रहा है, लेकिन फिर भी ट्रीटमेंट रिजल्ट नहीं आया तो फेल हो गया बेचारा. ट्रीटमेंट फेल हुई है, मरीज नहीं फेल हुआ. रिलैप्स ये होती है पेशेंट ATT थी, दवाई ली, ठीक हुआ, बाद में दोबारा TB हो गई, वो रिलैप्स है. ठीक है, ड्यूरिंग ट्रीटमेंट अगर वो पॉजिटिव रहता है या हो जाता है वो फेलियर है. ट्रीटमेंट कंप्लीशन के बाद जब दोबारा होती है तो वो रिलैप्स है. कैटेगरी 2 क्या होती है? अब फिर बोलेंगे डॉक्टर नासिर के दिमाग फिर गया. कैटेगरी 2 होती है दूसरी शादी. वो कैसे है? कैटेगरी 1 या जो न्यू केस है, कैटेगरी 1 वो होती है जो कि पहली दफा कोई TB हो चुकी है, पहली दफा आया है ट्रीटमेंट के लिए,
कैटेगरी 2 ये होती है जब दूसरी दफ़ा टीबी हो। अगर कोई रिलैप्स है, पहले हो चुकी थी अब दोबारा हो गई तो भी कैटेगरी 2। ठीक है, जो फेलियर वाले हैं वो भी कैटेगरी 2 में जाएंगे, डिफॉल्टर्स भी कैटेगरी 2 में जाएंगे। ठीक है, जो दूसरी दफ़ा एटीटी मिलेगी तो इस तरह कैटेगरी 2 होती है। ये क्वेश्चन अभी भी कैटेगरी 1 में ही है, न्यू केस में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25, 45 years old man presents for follow-up to you. He has sputum smear positive TB and you started him on 4-drug ATT 3 months ago. अच्छा, he took intensive phase ATT for 2 months, good, and stopped it in order to see you first and then start continuation phase. He is off ATT since last 3 weeks. What term best describe the status? यानी तकरीबन उसने 2 महीने की दवाई खाई है, 3 हफ्ते से दवाई नहीं खाई। क्या ये डिफॉल्टर है? नो, डिफॉल्टर 2 महीने छोड़ेगा। फेलियर है? नहीं, फेलियर वो होता है जो ट्रीटमेंट प्रॉपर ले रहा हो, इस तरह का छोड़ी ना हो, फिर भी पॉजिटिव हो या पॉजिटिव हो जाए या रहे। रिलैप्स जिसकी कंप्लीट होती है उसके बाद उसको दोबारा हो तो रिलैप्स ये भी नहीं है। कैटेगरी 2 है। कैटेगरी 2 ये होती है जब पहले कभी एटीटी ली हो, चाहे वो फेल हो, रिलैप्स हो, डिफॉल्टर हो, कोई भी हो, पहले ले चुका हो 1 महीने से ज़्यादा, फिर उसकी ड्यूरेशन ना लेने वाली भी 2 मंथ से ज़्यादा हो। इसकी तो वो नहीं है, ये तो सिर्फ 3 हफ्ते के लिए छोड़ी है। ठीक है, ये न्यू केस है। स्टिल इसको न्यू केस की तरह ट्रीट करेंगे, इसको बोलेंगे यार कोई मसला नहीं है, 3 हफ्ते नहीं खाई, परवाह नहीं, अब कंटिन्यूएशन फिर स्टार्ट कर दो। ठीक है, नए सिरे से एटीटी नहीं स्टार्ट होगी इस बेचारे की, उन्होंने फिफ्स भी नहीं देनी, स्ट्रेप्टोमाइसिन भी नहीं देनी। तो ये कैटेगरी 1 ही है, डिफॉल्ट इसका 3 वीक्स है। 3 वीक्स डिफॉल्ट को नज़रअंदाज कर दें, भूल जाएं, माफ़ कर दें इसको। 2 महीने तक नहीं खाएगा फिर आप उसको सज़ा दें 5 ड्रग्स की। 5 ड्रग्स में जो 5वीं ड्रग है ना स्ट्रेप्टोमाइसिन, इंजेक्शन होता है, रोज़ लगता है, पेनफुल सा इंजेक्शन, पूरा महीना लगाते हैं इसमें। ठीक है, 2 मंथ्स लगाते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन 2 महीने की लगती है, बड़ा दर्द होता है उसमें। ठीक, तो ये पेशेंट को माफ़ कर दीजिए, ये सही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। इसको कैटेगरी 1 प्रॉपर जैसे एटीटी होती है उसी तरह कंटिन्यू करेंगे, इसको कंटिन्यूएशन फेज पे डालेंगे फॉर 4 more weeks, 4 more months। 26 नंबर पे 45 years old man presents for follow up to you, sputum smear positive and you started him ATT 3 months ago. He took intensive phase ATT for 2 months, stopped it in order to see you first and then start continuation phase. He's off ATT since last 3 weeks. Single most appropriate step according to WHO guidelines. वही पेशेंट है, 2 महीने की, 3 हफ्ते से ऑफ मेडिसिन है। क्या स्ट्रेप्टोमाइसिन ऐड करेंगे? क्या 1 महीना मजीद इंटेंसिव करेंगे? जिसकी कोई गुंजाइश नहीं है कानून में। रीस्टार्ट इंटेंसिव फेज, दोबारा से इंटेंसिव 4 ड्रग्स देंगे, या स्पूटम कल्चर एंड रेफरल कराएंगे इसका, या आप स्टार्ट कंटिन्यूएशन फेज। सो करेक्ट आंसर इज जस्ट इग्नोर दिस पुअर गाय, फॉरगिव हिम। 3 weeks is not a big deal, it's actually 2 months of default that matters। 3 weeks पे कुछ नहीं करना, just go for continuation phase, अपनी ATT 4 महीने पूरी करें। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा ना, लेक्चर देखें। तो बार बार मैं कहता हूँ लेक्चर देखें, पढ़ें, WHO गाइडलाइंस पढ़ें। हम आखिरी स्टेज पे हैं, पोस्ट सेशन MCQs आर द लास्ट स्टेज ऑफ योर स्टडीज। इसको फर्स्ट स्टेज पे ना ट्रीट करें प्लीज। क्वेश्चन नंबर 27, फिर वही आ गया, 45 साल का आदमी है और स्पूटम स्मीयर पॉजिटिव एंड यू स्टार्टेड A4 ATT 5 months ago। अच्छा, यानी उसके इंटेंसिव फेज भी 2 महीने का हो गया, 3 महीने उसने वो भी खाई है, दूसरी दवाई भी खाई है। He took intensive phase ATT for 2 months and stopped it on his own. He is off ATT since last 3 months. अच्छा, what is single most appropriate step according to WHO? अब ये डिफॉल्टर है,
अब ये कैटेगरी 2 में गया, और कैटेगरी 2 की सजा क्या है? 5 ड्रग्स, 4 तो अपनी एटीटी, 5वीं वो इंजेक्शन है, टीका ठोक रहे हैं उसको स्ट्रेप्टोमाइसिन का। ठीक, सो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? 1 more month ऑफ इंटेंसिव? नो 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 नो, कानून में से गुंजाइश नहीं है। रीस्टार्ट 4 ड्रग एटीटी? नहीं, डिफॉल्ट बड़ा लंबा है, इज नो मोर अ न्यू केस, इज नाउ अ कैटेगरी 2 केस। सेकेंड लाइन एटीटी? नहीं, सेकेंड लाइन एटीटी स्टार्टेड व्हेन द पेशेंट डेवलप्स MDR, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, तब हम सेकेंड लाइन पे जाते हैं। तभी रेजिस्टेंस का चेक ही नहीं हुआ। स्टार्ट कंटिन्यूएशन फेज? ना 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 ना, डिफॉल्ट बहुत लंबा है, 3 months is too long। या स्टार्ट 5 ड्रग्स एटीटी, अभी 5 पे जाएगा। ठीक है, ठीक है, से कैटेगरी 2 है। अगर डिफॉल्ट कम होता फिर हम कंटिन्यूएशन फेज में चले जाते हैं, लेकिन ये 3 months टू मच। क्वेश्चन नंबर 28, यू आर पोस्टेड इन अ रिमोट BHU, बेसिक हेल्थ यूनिट, एंड अ 10 years old patient presents with neck swelling to you। ये तो आखिरी क्वेश्चन है, तो शायद और भी हो, क्या देखते हैं। मुझे सर महसूस हो रहा है ये आखिरी क्वेश्चन। ठीक है, अब BHU में बैठे हुए हैं, दूर दराज कोई BHU है, ठीक है, जिसका नाम भी हमें नहीं पता। तो वहां पे 10 साल का बच्चा आता है, नेक स्वेलिंग्स है। ठीक, ही रिपोर्ट्स फीवर एंड नाइट, वेट लॉस सिंस लास्ट 3 months, फीवर, वेट लॉस, नेक स्वेलिंग्स, डेंजर साइंस। On examination there is multiple firm matted round lymph nodes in the neck. FNAC facilities are not able to be. His chest X-ray is normal. CBC shows HB11, WBC 10, neutrophils 20 and lymphocytes 75, ESR 60. Most appropriate step in management at primary care level. ठीक है, ये थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है, इसका डिबेट्स काफी पेंडोरा बॉक्स वाला क्वेश्चन है। ठीक, BHU में है जहाँ पे FNAC की सहूलत नहीं है, दवाइयाँ मौजूद हैं। CBC हो सकती थी, हाँ, CBC हो गए, जिसमें जो एक क्लू है वो लिम्फोसाइट्स है। अच्छा, पेरिफेरल फ्रेम का जिक्र नहीं हुआ, जो एबनॉर्मल सेल्स होते हैं। अच्छा, ये जो सिनारियो है ना, 2 मिलती जुलती कंडीशंस ये स्टेज में। लिम्फोमास के अंदर भी लिम्फ नोड्स बड़े होते हैं, फीवर, नाइट्रेट, वेट लॉस होता है। टीबी के अंदर भी सर्वाइकल टीबी जो होती है, लिम्फ नोड्स, फीवर, एनोरेक्सिया, वेट लॉस बहुत मिलती जुलती हैं। आइडियल सिचुएशन में बगैर FNAC आप प्रोसीड नहीं कर सकते, बिकॉज यू डोंट वांट टू मिस लिम्फोमस। यहाँ से बताया इस तरह से गया है कि नहीं हो सकता, यहाँ पे है ही नहीं, शहर भी नहीं जा सकता। ये लिखा होता ना कि शहर भी नहीं जा सकता, फिर जिंदगी आसान थी कि आपके दिल में सवाल आ रहा है, यार इसको मैं तो शहर भिजवा दूंगा, वहां से FNAC या लिम्फ नोड बायसी करा दूंगा। शहर नहीं भिजवा सकते, रोड टूटी हुई है, बरसात हो गई है, पुल टूट गए, आप शहर नहीं भेज सकते, कहीं के पास पैसे नहीं है जाने के। अब देखें क्या करना है। क्या स्पूटम स्मेयर कराएंगे, INH प्रोफाइलैक्सिस देंगे, एंड एंटीबायोटिक का ट्रायल देंगे, पैरासीटामोल एंड रीअश्योरेंस करेंगे, या 4 ड्रग ATT स्टार्ट करेंगे। ये जो क्वेश्चन है ना, एक और चीज को भी इंपॉर्टेंस देता है, वो है द पावर्स ऑफ अ GP, जो कि स्पेशलिस्टों के पास नहीं होती। ठीक है, हम इस तरह की दवाइयां स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक, we can give an ATT trial, we can use time as a therapeutic tool। हम लोग कहते हैं ना, अभी नई दवाई आप देखें, कुछ दिन अपने आप को देखिए, हम आपके कोई टेस्ट नहीं करा रहे, कोई दवाई नहीं दे रहे, पैरासीटामोल खाइए, 2 दिन बाद मुझे दिखाइए। Specialists are not allowed to do this. Specialists must do some investigations, they must try to find out the cause। वो उनकी गला फंस जाता है स्पेशलिस्टों का, हमारा नहीं फंसता। We are allowed to give time to the patient, we are allowed to give empiric therapies। ठीक है, we are allowed to adjust treatment according to patient's preferences। ठीक है, बस सेफ रहना, हमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, we are patient centered।
तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है, देखें स्पूटम स्मीयर में वी नो इन चिल्ड्रन मोस्ट ऑफ द टीबी इज एक्स्ट्रा पुल्मोनरी। ठीक है, पुल्मोनरी बड़ों में ज़्यादा होती है, बच्चों में एक्स्ट्रा पुल्मोनरी ज़्यादा होती है। तो ये मोस्टली एक्स्ट्रा पुल्मोनरी, स्पूटम में कुछ नहीं आएगा, चेस्ट एक्सरे नॉर्मल है उसका। आईएनएच प्रोफाइलैक्सिस नहीं देंगे। आईएनएच प्रोफाइलैक्सिस जो है वो किसको देते हैं, ठीक है, 2-3 कंडीशंस में। एक, उसके मैं माँ हूँ माँ जो होती है ना, एक प्रेग्नेंट खातून है, 3rd ट्राइमेस्टर में है, एंड में डायग्नोज हुआ उनको टीबी है। ठीक, सो स्पूटम स्मीयर पॉजिटिव मदर, स्पूटम स्मीयर नेगेटिव मदर, पुल्मोनरी टीबी पेशेंट है एंड शी गिव्स बर्थ टू अ बेबी। अब बेबी पैदा हुआ है, माँ को टीबी है, अब माँ को दूर नहीं रख सकते। ठीक, अब वो दूध भी पिलाना है, दूध पिलाने को इतना करीब करना पड़ता है उसमें, सही है, कपड़े भी बदलने हैं, प्यार भी करना है उसको, तो फंस जाते हैं। ठीक, तो फिर हम कहते हैं कि फाइन, कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग एवरीथिंग, सही है। हम इस बच्चे को फिर हम आईएनएच प्रोफाइलैक्सिस पे डालते हैं 6 महीने के लिए। ठीक है, ताकि स्पूटम अगर कोई जरासीम बच्चे में जाएगा भी तो वो मर जाएगा। दूसरी क्या जो नई चीज़ है जो आईएनएच प्रोफाइलैक्सिस की है, वो है कॉन्टैक्ट्स ऑफ पीपल हु आर स्पूटम स्मीयर पॉजिटिव। किस तरह से होता है, फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट हूँ टीबी का, मेरे घर में 8 लोग हैं, 4 बच्चे हैं, 4 बड़े हैं, और मैं स्पूटम स्मीयर पॉजिटिव टीबी निकल आया हूँ। अब क्या होगा, मेरे 8 फैमिली मेंबर्स हैं, ठीक है, बड़ों से पूछा जाएगा यार तुम्हें कोई सिम्टम है, खांसी, कोई बुखार, थकावट, सुस्ती, कमजोरी, भूख कम होना, वजन कम होना, एनी कॉन्स्टिट्यूशन सिम्टम ऑफ टीबी, कॉफ, जीआई सिम्टम, यूरिनरी सिम्टम्स, ग्लैंड्स, सारा पूछा जाएगा यार कोई ऐसा मसला तो नहीं है। अब बोलेंगे 4 बड़े हैं ना, 4 छोटे हैं। बड़ों में पूछा कि नहीं यार, बड़ों में एक ने कहा यार मुझे भी बुखार हो रहा है, खांसी हो रही है, उनको फाइन। 3 को तो हमने बख्श दिया, जो एक जिसको सिम्टम था उसको पकड़ के फर्दर हिस्ट्री एग्जामिन भी करेंगे, लैब्स भी कराएंगे, लाइक स्पूटम, सीबीसी, चेस्ट एक्सरे, देखेंगे टीबी लग तो नहीं गई है। ठीक है, तो जो बच्चे हैं ना, बच्चों में हम क्या करेंगे, बड़ों में किया क्या, दोबारा बड़ों में हमने हिस्ट्री ली, जिसको सिम्टम थे उसी को एग्जामिन किया, उसी के टेस्ट कराए, जिसको सिम्टम नहीं थे ऑन हिस्ट्री उनको हमने माफ कर दिया। बच्चों में हम माफी नहीं देंगे। जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं, 5 साल से छोटे वालों के, उनको हम बुलाएंगे, उनसे सबसे हिस्ट्री लेंगे, 4 से बच्चों से, सबको एग्जामिन भी करेंगे टू फाइंड आउट कि किसी को टीबी लग तो नहीं गई है। ठीक है, उसमें से आ जाता है कि 2 बच्चे हैं जिनको हमें शक है कि वो है, उनको टीबी है। ठीक है, तो उनको फिर इन्वेस्टिगेशंस होंगी टीबी देखने के लिए। जिसको टीबी निकलेगी, बल्कि कुछ लोग सारे 4 को भी इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। अभी जरा मुझे भूल गया है कि 4 को करते हैं, लेकिन हिस्ट्री 4 की होगी, एग्जामिन 4 होंगे। ठीक है, यू रूल आउट टीबी इन ऑल 4 ऑफ देम, इन्वेस्टिगेट भी कर लेंगे। जब हमने 4 को इन्वेस्टिगेट किया, 2 में मिला टीबी और 2 को मिला कि टीबी नहीं है। ठीक, हम बच्चों की बात कर रहे हैं। 2 बच्चे ऐसे थे जिनको टीबी के सिम्टम थे, उन्हें इन्वेस्टिगेट किया, वो टीबी वाले थे। 2 बच्चे ऐसे थे जिनको इन्वेस्टिगेट किया, सारा कुछ किया, टीबी नहीं था उनको। जो टीबी नहीं था वो आईएनएच प्रोफाइलैक्सिस पे जाएंगे बिकॉज दे आर लेस देन 5 years ऑफ एज, और जो टीबी वाले थे वो एटीटी पे जाएंगे। ठीक है, 5 साल से छोटे हैं तो 3 ड्रग्स एटीटी स्टार्ट होती है, इथम्बिटोल नहीं देते 6 साल से नीचे वालों को। ठीक है, तो ये दोबारा बताता हूँ, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, परेशान ना हो। मैं एक टीबी का पेशेंट हूँ, स्पूटम स्मीयर पॉजिटिव। मेरे 8 फैमिली मेंबर्स हैं, 4 बड़े हैं, 4 छोटे हैं। ठीक है, बच्चे में 5 years से कम वाले हैं। जो बड़े हैं उनसे मैं सिर्फ वर्बल हिस्ट्री लूंगा कि किसको टीबी का कोई सिम्टम है। जिसको सिम्टम नहीं है उसको छोड़ देते हैं, जिसको सिम्टम है उसको एग्जामिनेशन एंड इन्वेस्टिगेट करेंगे, देखने के लिए टीबी लग तो नहीं गई है। टीबी होगी तो हम उसको ट्रीट करेंगे, टीबी नहीं हुई तो छोड़ देंगे। बच्चों में थोड़ा सख्ती है, बच्चों में सारे 4 बच्चों को हम हिस्ट्री भी लेंगे, एग्जाम भी करेंगे, इन्वेस्टिगेट करके ये रूल आउट करेंगे किसी टीबी लग तो नहीं गई किसी को। जिसको लग जाएगी उसको हम एटीटी देंगे, 3 ड्रग्स, क्योंकि 5 साल से छोटे हैं। और जिनको नहीं लगी उनको आईएनएच प्रोफाइलैक्सिस देंगे।
ठीक है, ये एक नई चीज है इसमें। सो द करेक्ट आंसर इज स्टार्ट 4 ड्रग्स एटीटी इन दिस पेशेंट। ये 6 साल से ऊपर बच्चा है तो 4 ड्रग्स मिलेंगी इसको, ठीक। बाकी टीबी की और क्या मैनेजमेंट होती है, ड्रग्स की डोज क्या है, स्पूटम कब करते हैं, वो सब लेक्चर में है। क्वेश्चन नंबर 29, यू आर वर्किंग इन रिमोट। अच्छा, फिर वो रिमोट बीएचयू में अब कौन आ गया, हमारे बीएचयू में अब आई है प्रेग्नेंट खातून आ गई है। फीवर, प्रोडक्टिव कॉफ, वेट लॉस, एनोरेक्सिया। एग्जामिनेशन, on examination her weight is 45 kg and there are bronchi and creps in right upper lung zone. clue है, right upper lobe is a clue। टीबी upper lobes की तरफ ज्यादा जाती, प्रेफरेंस रखती है। 1 in 3 of her sputum smear is positive। वही पॉजिटिव भी आ गया, डायग्नोसिस तो हो गई। What is the most appropriate step in management at primary care level? अरे हमारा तो दूर दराज का बीएचयू, हम तो यहाँ सब कुछ कर सकते हैं सिवाय एफएनए के। चेस्ट एक्सरे विद एब्डोमिनल शील्ड, वहां शील्ड कहां से मिलेगी, एब्डोमिनल शील्ड। रिपीट 2 मोर स्पूटम स्मेयर्स, भाई 3 हो चुके हैं, 2 और क्यों करेंगे। स्पूटम कल्चर, नहीं नहीं नहीं, क्या सेकेंड स्पूटम कल्चर कैटेगरी 2 की ट्रीटमेंट करने से पहले लाजमी है। 4 ड्रग्स एटीटी स्टार्ट करेंगे प्रेगनेंसी में या अर्जेंट रेफर करेंगे। जिन्होंने ना प्रैक्टिस नहीं की हुई ना तो रेफर ही कर रहे हैं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। यू आर अ पावरफुल जीपी, ठीक है। द ट्रीटमेंट ऑफ टीबी इज नॉट डिफरेंट इन प्रेग्नेंट वुमेन एंड नॉन प्रेग्नेंट वुमेन, तो विल डू द सेम ट्रीटमेंट, गिव द सेम ट्रीटमेंट टू दिस पेशेंट, ठीक है। ये हमारा कर सकते हैं इसकी ट्रीटमेंट, हमने कोई चेंज नहीं करना ट्रीटमेंट में, ठीक है। कुछ फर्क, इसी तरह एस्मा की ट्रीटमेंट से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एस्मा की ट्रीटमेंट नॉन प्रेग्नेंट की है, प्रेगनेंसी में भी वही है, टीबी की भी वही है, ठीक। सो विल गिव 4 ड्रग्स एटीटी टू दिस प्रेग्नेंट वुमन और इंशाल्लाह शी विल बी फाइन इन 6 मंथ्स टाइम। अब ये नहीं पता कि 2 मंथ्स प्रेग्नेंट है, 2 मंथ्स प्रेग्नेंट है, 6 महीने दवाई चलेगी, 8 महीने तक एटीटी खत्म हो जाएगी, तो 90 महीने के बाद डिलीवरी हो जाएगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। Question number 30. 50 years old man comes for a follow up for treatment। थक गए थे MCQs करने के बाद, वैसे थक जाता है ना MCQs के साथ। अब आखिर में आके ब्रेक क्या लेना, थोड़े से स्लांटी हैं, खा लेते हैं। "50 years old man comes for a follow up for treatment of smear positive TB। ठीक है, स्पॉट पॉजिटिव था, ये फॉलो अप पे आया हुआ है। Sputum smear at 2 months was negative, good, and now his sputum smear at 5 months is positive। ये 5 months है ना, ये लेक्चर में जरूर देखिएगा, इसकी इंपॉर्टेंस को हमने बताया है कि why we check at 5 months। ये यही मकसद देखने के लिए कि ट्रीटमेंट सक्सेसफुल है कि नहीं, या फेलियर तो नहीं है, कहीं रेजिस्टेंस तो नहीं आ रही, इसलिए 5 मंथ्स में चेक करते हैं। और देखिए उसका पॉजिटिव आ ही गया ना, नेगेटिव था अच्छा भला, पॉजिटिव हो गया, नाउ उसमें रेजिस्टेंस डेवलप हो गई है। ही इज एडेरेंट टू हिज ट्रीटमेंट एंड डज नॉट रिपोर्ट साइड इफेक्ट्स, ठीक है, यानी ट्रीटमेंट भी सही ले रहा है। ही टुक एटीटी 4 ड्रग्स फॉर 2 months एंड इज ऑन 2 ड्रग्स एटीटी सिंस 3 months, गुड, रेगुलरली। व्हाट इज सिंगल मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेप इन मैनेजमेंट, ठीक। अब केस क्या है, एक बंदा है जो कि स्पूटम पॉजिटिव था, आपने इंटेंसिव फेज की दवाई दी, 2 महीने पे नेगेटिव हो गया, फिर कंटिन्यूएशन के अंदर दोबारा पॉजिटिव हो गया, रेजिस्टेंस डेवलप हो गई, एमडीआर हो गया ये, तो अब हम क्या कर रहे हैं, क्या इंक्रीज डोज ऑफ एटीटी, नो, टॉक्सिसिटी नहीं चाहिए। प्रोलॉन्ग एटीटी फॉर अनदर ईयर, कोई फायदा नहीं, रेजिस्टेंस में 2 साल भी दे दें कोई फायदा नहीं है। रीस्टार्ट 4 ड्रग एटीटी, ना ना ना, जब रेजिस्टेंस आ जाए फिर तो दोबारा से कुछ नहीं होगा। स्पूटम कल्चर एंड रेफरल और स्टॉप ऑल एटीटी ड्रग्स। आप दवाई नहीं रोकेंगे, आप लोग इसको कल्चर भेजेंगे और रेफर करेंगे, ये एमडीआर है। एमडीआर पे हमारा क्या रूल है एज अ फैमिली फिजिशियंस कि ठीक है, वी हैव हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन, हम इसकी नज़र रखते हैं कि एमडीआर हो तो नहीं रहा पेशेंट को। जब भी लगे ट्रीटमेंट फेलियर है तो हम स्पूटम कल्चर भेजेंगे और पेशेंट को रेफर करेंगे टू इन्फेक्शियस डिजीज एक्सपर्ट या पुल्मोनोलॉजिस्ट, ठीक है, ताकि वो सेकेंड लाइन एटीटी पे सोचें, ठीक। 31
34 years old man presents with fever and productive cough since last 2 months. His 2 sputum smear are positive for AFP. He lives in a small house with elderly parents, wife and 3 children aged 10, 5 and 1. एक 10 साल से बड़ा है, 2 5 साल से छोटे हैं. ठीक, 5 साल से जो बड़े हैं उनको हम बड़ों की तरह ट्रीट करेंगे और छोटे को छोटों की तरह. What is the single most appropriate step for his family? 4 drug ATT to all contacts? No way. क्या मतलब सब बेचारों की ATT देंगे? नहीं. INH prophylaxis to children less than 5 years. Isolation of patient for 3 weeks. ये कोई कोरोना का पेशेंट थोड़ी है. Montu test for all contacts. ये मोन्टू क्या होता है? मोन्टुक्स, रूलू भी एक होता है ना, सीबीसी में रूलू फॉर्मेशन होता है, वो रूलोक्स होता है. मोन्टुक्स है ये. मोन्टू होता है पीपीटी टेस्ट स्किन पे जो करते हैं. ठीक, इट चेक्स प्रायर सेंसिटिविटी टू ट्यूबरकुलिन प्रोडक्ट्स. अगर कोई एक्सपोज हो चुका है किसी भी वजह से, उसको मोन्टूस करेंगे तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ जाता है. यानी ये एक्सपोज हो चुका है पहले. ठीक, फिर उसका साइज होता है 3 साइज. हमने लास्ट के डिस्कस किया था, मुझे याद नहीं है, किसी क्वेश्चन में किया था हमने, इन्फेक्शियस डिजीज में शायद किया. नो एक्शन रिक्वायर्ड एट दिस स्टेज. सी द करेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट जो इसमें है, दैट इज आईएनएच प्रोफाइलैक्सिस फॉर चिल्ड्रन लेस देन 5 इयर्स. बाकी ऑप्शन कोई भी फिजिबल नहीं है. मोन्टुक्स कराएंगे तो पॉजिटिव निकलेगा, फायदा नहीं हमें. और हमारे यहाँ मोन्टुक्स इसलिए भी पॉजिटिव आता है, मोन्टू कहीं बीसीजी लगी होती है. क्वेश्चन नंबर 32. 46-year-old man presents और MCQ कर करके ना दिमाग थोड़ा हिल जाता है. 46-year-old man presents with hypopigmented patch on his forearm since last 3 months. He was treated by miconazole, which is antifungal, hydrocortisone, which is steroid, fusidic acid, which is a very good antibiotic, but without any response. Sensation are reduced in this patch. White patch with reduced sensation. As a GP, we think of one condition and one great lady. ग्रेट लेडी पे खुश ना हो प्लीज, वो फौत हो चुकी है वो ग्रेट लेडी, मैडम रूथ फॉ लेप्रेसी. ठीक है, सो ऑप्शंस क्या है? अप्रोप्रिएट ड्रग कौन सी देंगे? ठीक, एजिथ्रोक्लोज़ापाम, डेप्सोन, डॉक्सीसाइक्लिन, आइसोसाइनाइज़ेड. ठीक, तो डेप्सोन जो इसकी ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है, आप वो देंगे. लेप्रेसी के पेशेंट रेफर होगा. और क्वेश्चन है कि नहीं, लास्ट क्वेश्चन था बस. विद ट्रिब्यूट टू मैडम रूथ फॉ, जर्मन खातून, यंग एज में आई थी और एक ही बीमारी से टक्कर ली और उसको पाकिस्तान से इरेडिकेट करके ही फौत हुई हैं. तो जितना उन्होंने सवाब कमा लिया, मेरे ख्याल हम सारे मिलके भी इतना नहीं कमा सकते. एक इस तरह के भी वक्फ हो जाते हैं. और हमारे अंदर भी वक्फ होने वाली जो चीज़ें हैं वो एलिमेंट काफ़ी कम हो चुका है. हम ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, वही ड्यूटी पे आना जाना, रूटीन के काम में बूढ़े होके मर जाना, बच्चों की शादियाँ करवाना, फिर लड़ाई झगड़े वगैरह. इसी में एक पैशन ईदी जैसे हैं, ईदी साहब का जज्बा था, इसी तरह से रूथ फाव है, अदीब रिजवी साहब कराची में. यहाँ पे समहाउ मैंने देखा लोग इतने नहीं जानते. अदीब रिजवी साहब एक रोल मॉडल आदमी है जो कि डेडिकेटेड है टू केयर ऑफ किडनी. SIUT में 80+ है, अभी भी काम करते हैं बहुत. उनकी जैसे एंथुजियाज्म नहीं है उसमें. तो बड़े लोगों की चीज़ें हमेशा पढ़नी चाहिए, इंस्पिरेशन मिलती है. इस तरह के इंसान भी खुद भी मोटिवेट होता है कि यार हम भी कर सकते हैं इस तरह के काम. वरना तो अब मीडिया शीडिया इधर उधर जाएँ तो हर तरफ मायूसी, फजूल चीज़ें, दंगा फसाद और झूठ वगैरह होता है. तो ये होते हैं, बड़े लोगों की चीज़ें पढ़नी चाहिए. सोक्रेटिस को पढ़ना चाहिए, सुकरात की चीज़ें, बड़े कमाल की बातें करता है वो. जैसे एक छोटी सी बात है उसकी, सॉरी फॉर टाइम ले रहा हूँ, इतवार का दिन है, आप लोग भी कहेंगे क्या भाषण शुरू कर दिया. वो भी यही कहते हैं कि देखो अक्लमंदी इसमें नहीं है कि आप ज़्यादा की तलाश में फिरें, अक्लमंदी ये कि थोड़े में खुश रहना सीखें. बड़ी कमाल की बात की है. और एजुकेशन के हवाले से उन्होंने एक बात की थी कि लेट क्वेश्चंस बी द करिकुलम. इतनी कमाल की बात है. सब नए, अब तो लोग PhDs बैठ के भी इतने छोटी सी बात में इतना बड़ा मतलब नहीं ढूंढ सकते. इस तरह की चीज़ें हैं. ठीक है, एनीवे वी आर डन विद MCQs. SAQs हमने
पहले कर लिए थे और काफ़ी डिफ़िकल्ट किस्म के एमसीक्यूज़ थे। रिक्वेस्ट मेरी फिर होगी, ये मेरी रिक्वेस्ट चलती रहेगी। आप भी ढीठ है, पढ़ना नहीं है, और मैं भी ढीठ हूँ, छोड़ना नहीं है आपको। पढ़ाई का स्कीम को समझें। प्री सेशन एमसीक्यूज़ और एसएक्यूज़ करें, फिर आप लेक्चर देखें, उसके एंड पे डिस्कस भी हुआ है तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फिर जो बाकी मटेरियल रीडिंग है उसको देखिए, जो वीडियोस का पूल है वो देखिए, फिर एंड में आके ये पोस्ट सेशन किया करें, फिर आपको सही फायदा होगा। ठीक है, समझ में भी आएगा। ठीक है, चलिए आप लोग भी चलते हैं, फिर हम भी चलते हैं। काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यू कर लिए आज, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इम्तिहान में भी पास हो जाएंगे। अब कोरोना की चीज़ें भी इंशाल्लाह सेटल हो जाएंगी और वर्कशॉप भी स्टार्ट हो जाएंगी। अब तो टारगेट कर रहे थे जनवरी का, अल्लाह करे वर्कशॉप्स हो जाएं जनवरी तक, लेकिन अक्टूबर तक तो इंशाल्लाह हो ही जाएगा। हम सारे फिर इम्तिहान भी देंगे सारे लोग, फिर मैं मिठाइयाँ खाऊंगा आपके। ठीक है, चले, ग्रेट, ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें, सब ख्याल रखें। अब फैमिली को भी टाइम देना, मतलब डांट पड़ेगी मेरी तरह आप सबको। चलो, ओके, अल्लाह हाफ़िज़, बस मैं भी चलता हूँ। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।